रोजाना नए एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे का एपिसोड सुनने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभिनव, हम तो उस घड़ी को संभाल कर रखते ही, लेकिन वो हमारे हाथ ही नहीं आई। हमें अब तक लगता रहा कि वो घड़ी दिक्पाल के पास है, अकरम ने कहा। उसकी बात सुनते ही अभिनव ने एक हताशा भरी सांस ली और बोला, अगर वो घड़ी दिक्पाल के पास है तो फिर हमारा उस घड़ी को लेने का क्या फायदा? उसने अब तक उस घड़ी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिटा दी होगी। ऐसे में हम। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अकरम ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमें लगता था कि घड़ी दिक्पाल के पास है, लेकिन घड़ी दिक्पाल के पास नहीं है। अगर होती तो वो कभी इतना उत्पात नहीं मचाता और ना ही तुम्हारे ऊपर हमला करवाता। उसका सबसे बड़ा डर ही यह है कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे पिता की मौत से जुड़ा कोई सबूत न लग जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ वो सबूत लग गया तो फिर तुमसे उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो चारों तरफ से घिर जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, मुझे लगता है कि घड़ी उसके पास भी नहीं है, या है भी तो वो उसके सबूत नहीं मिटा पाया है। अकरम की बात सुनते ही मोंटी ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, अकरम सही कह रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम हमें वो घड़ी तो वापस ले ही लेनी चाहिए। अभिनव ने मोंटी और अकरम की बात के बारे में कुछ सेकंड्स के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं अभी गिरिराज गंगवार को फोन कर देता हूं। वो कल सुबह अपनी टीम के साथ आएगा और अर्जुन को उठाकर ले जाएगा। उसके बाद मैं अपने पिता की घड़ी को छुड़वाऊंगा। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो मोंटी के दिमाग में अचानक से कुछ कौंध उठा। उसने कहा, एक सेकंड अभिनव, अगर हमें उस घड़ी के बारे में पता है तब तो दिक्पाल को भी उस घड़ी के बारे में जरूर पता होगा। अब अगर घड़ी दिक्पाल के पास नहीं हुई तो वो भी तो घड़ी लेने के लिए आएगा। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन आज की तारीख में दिक्पाल अभिनव को ऑक्शन में हरा नहीं पाएगा। टाइगर के पास दिक्पाल से ज्यादा पैसा है, अकरम ने कहा। उसकी बात के जवाब में मोंटी तुरंत बोला, हाँ, लेकिन अगर उसने फिर भी फर्जी बोली लगाई और बिड बढ़ाता चला गया तो हमारा तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो हो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने पिता की घड़ी वापस चाहिए। उसके लिए मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मुझे मंजूर है। कीमत कोई भी हो, मेरे पापा की घड़ी सिर्फ मेरी होगी, मेरी, अभिनव ने कहा। उसकी बात सुनकर अकरम और मोंटी दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव की बात काटने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। तभी अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अकरम से कहा, अकरम, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अकरम ने यह सुनकर एक पल के लिए मोंटी को देखा और फिर कहा, हाँ बताओ। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अकरम भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। कुछ देर के बाद जब अभिनव और अकरम अपने कमरे में पहुंचे तो अभिनव ने अलमारी खोली और उसमें से संजय गढ़वाल और विद्या की शादी की वो तस्वीर निकाली जिसमें एक आदमी खड़ा था। अभिनव ने वो तस्वीर अकरम को दिखाते हुए पूछा, तुम इस आदमी को जानते हो क्या? अकरम ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसमें उस आदमी का चेहरा साफ नहीं बल्कि धुंधला दिखाई दे रहा था। अकरम ने तस्वीर देखने के बाद कहा, नहीं। अच्छा, तो पापा ने या माँ ने कभी तुम्हारे सामने किसी आदमी का जिक्र किया? कोई ऐसा जो उनके काफी करीब हो या फिर कोई ऐसा जो उन दोनों में से किसी के परिवार से ताल्लुक रखता हो? जैसे ही अकरम ने अभिनव के मुंह से यह सवाल सुना तो वो हिचक उठा। अभिनव ने देख लिया था कि अकरम इस सवाल को सुनकर सहज महसूस नहीं कर रहा था। ऐसे में उसने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान से लग रहे हो? परेशान? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, बस कुछ याद आ गया, अकरम ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से उस तस्वीर की तरफ देखने लगा। उसे देखते हुए अकरम ने कहा, अभिनव, इस पूरे ग्रुप में अगर तुम्हारे पिता की कोई सबसे करीब था तो वो राणा था। संजय जब गुड़गांव आया था तो उसकी सबसे पहले राणा से मुलाकात हुई थी। माफिया किंग को खड़ा करने का आइडिया भी राणा का ही था। उन दोनों के जुड़ जाने के बाद मैं उन दोनों से जुड़ा था। फिर हम तीनों की दोस्ती ऐसी हो गई थी कि पूछो मत। हम तीनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। अभिनव ने जैसे ही अकरम की मुंह से ये बात सुनी तो उसे उम्मीद की एक किरण सी नजर आई। उसे लगा कि अब उसे अपने पिता की गुड़गांव से पहले की जिंदगी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से जब अकरम को देखा
तो अकरम ने आगे कहा, लेकिन एक शाम है जो मेरी आंखों में आज भी ताजा है। उस शाम को मैं भी कभी भूल नहीं सकता। मैं, संजय और राणा, हम तीनों ने उस वक्त के गुड़गांव के एक भ्रष्ट नेता का करियर चौपट किया था। इस काम के हमें खूब पैसे भी मिले और दुआएं भी। तब हम तीनों पार्टी करने के लिए संजय के घर में बैठे थे। जब हम तीनों ने 2-2 पैक पिए तो मैं और राणा थोड़ा सा बहक गए। मैंने बातों बातों में संजय से पूछा। इतना कहते ही अकरम को वो शाम याद आ गई थी। उसे याद आया कि वो अपना ग्लास हाथ में लेकर एक बड़े से सोफे पर संजय के बगल में आकर बैठा और बोला, यार संजय, मान गए। जिस नेता से लोग आग तक मिलाने से डरते थे, तूने उसका गिरिबान पकड़कर पूरे गुड़गांव में उसका जुलूस निकाल दिया। ये सब मैंने अकेले थोड़ी किया, तुम दोनों भी तो मेरे साथ थे, संजय ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में जवाब दिया। तब अकरम ने राणा को इशारे से अपने पास बुलाया। राणा भी संजय के पास आकर बैठा और बोला, हम तो तेरे साथ थे, पर अगर तू हमारे साथ नहीं होता तो हम जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाते। राणा की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। तभी राणा ने अकरम को कुछ इशारा किया और अकरम ने कहा, राणा, मुझे नहीं लगता कि यह काम किसी भी आदमी के बस का था। इसके लिए तो खून में आग होनी चाहिए। यह काम तो कोई ऐसा बेटा ही कर सकता है जिसकी मां ने अपने बच्चे को बचपन में पल्लू नहीं, पिस्तौल पकड़ा दी हो। जैसे ही अकरम ने इतना कहा तो संजय के कान खड़े हो गए। वो समझ गया था कि यह बात किस दिशा में जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, राणा ने कहा, सच कह रहे हो अकरम मियां। जिस फौलादी संजय को आज हम देख रहे हैं, उसकी नसों में फौलाद बचपन से ही भरा गया होगा। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। तुम दोनों के पास कोई और बात नहीं है करने को? संजय ने कड़ी सी आवाज में पूछा। ये सुनते ही अकरम ने कहा, नहीं, आज तो हम यही बात करेंगे और तुझे भी हमारे साथ यही बात करनी पड़ेगी। क्यों राणा? हाँ संजय, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू आखिर है कौन और आया कहां से। बाहर तेरे चाहने वालों को भले ही ये लगता हो कि तू कोई अवतार है, लेकिन हम जानते हैं कि तू इंसान की औलाद है और हर इंसान का इतिहास जरूर होता है, राणा ने कहा। संजय के चेहरे पर उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। वो इन बातों से झुंझला उठा था। उसकी झुंझलाहट देख अकरम ने कहा, संजय, हम तेरे दोस्त हैं, तेरे भाई हैं, तेरे परिवार जैसे हैं। हम तीनों के बीच कुछ नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं। तो फिर तू हमसे ये बात क्यों छुपा रहा है? हाँ संजय, बताना, तू कौन है, कहां से आया है, तेरे माँ बाप कौन है, तू रहता कहां है, तेरा बचपन कहां बीता, तेरे भाई बहन कौन है? जैसे जैसे अकरम और राणा की जिद बढ़ती जा रही थी, संजय का दिमाग गर्म होता जा रहा था। वो या तो उन दोनों के मुंह को या फिर अपने कानों को हमेशा के लिए बंद कर लेना चाहता था, लेकिन वो दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बोल संजय, बोल बोल संजय, बोल संजय, बोल संजय, बोल संजय, बोल। तभी संजय जोर से चिल्लाया। उसने अपने सामने रखी बंदूक उठाई और बिना सोचे समझे छत पर 3 गोलियां मार दी। छत पर लटका बड़ा सा झूमर सीधा उस टेबल पर आकर गिरा जिस पर उन तीनों की शराब रखी हुई थी। गोली और झूमर की आवाज सुनकर विद्या भी बाहर चली आई थी। राणा और अकरम हैरान हो गए थे। तभी संजय ने अकरम पर बंदूक तानते हुए कहा, अब अगर आगे एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरा परिवार है। गेट आउट। मगर संजय, इससे पहले कि राणा अपनी बात पूरी कर पाता, संजय ने राणा पर बंदूक तानी और चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। यह सुनते ही राणा और अकरम अवाक रह गए। संजय ने अपनी ग्लास टेबल पर रखी और अपनी बंदूक लेकर किसी पागल हाथी की तरह कमरे की तरफ बढ़ने लगा। विद्या ने संजय से पूछा, संजय क्या हुआ? जब संजय विद्या के सवाल को सुनकर भी नहीं रुका तो विद्या सवालिया नजरों से अकरम और राणा को देखने लगी थी। वो दोनों अभी भी ऐसे घबराए बैठे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उस दिन से हमने कसम खा ली थी अभिनव कि हम कभी भी संजय से उसके अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे, अकरम ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा। इतने सालों बाद भी अभिनव को अकरम की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये वाकया कल ही घटा हो। पर ऐसा क्या था पापा के अतीत में जिसे छुपाने के लिए वो इस हद तक चले गए थे?
अभिनव ने पूछा। अकरम उसकी बात सुन मुस्कुराया और बोला, यह ना मुझे पता है ना राणा को। हमने कई बार विद्या से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी हमसे यही कहा कि अगर हम संजय के साथ रहना चाहते हैं तो इस बारे में कोई बात ना करें। अकरम के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी कौन था और उसका उसके माँ बाप से क्या रिश्ता था। हमें इस आदमी की तलाश करनी चाहिए अकरम, अभिनव ने कहा। अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इस फोटो को किसी स्टूडियो में देखकर क्लीन करवा लेता हूं। एक बार अगर यह आदमी साफ नजर आ गया तो उसके बाद हमें इसे ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अकरम की बात पर अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों कमरे से बाहर हॉल में आ गए थे। मोंटी कब से उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि अभिनव मोंटी से कुछ कहता, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। ये नोटिफिकेशन हाल ही में उसकी कंपनी में लगी आग से जुड़ी हुई थी। अभिनव के फोन पर एक छोटा सा वीडियो चल रहा था और उस वीडियो में अभिनव देख पा रहा था कि कैसे उसका ऑफिस धीरे धीरे जलता चला जा रहा था। अभिनव को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जल रहा हो। दिग्पाल ने हमारे साथ जो किया उसके बाद तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे अभिनव? तुम उसे कोई सबक नहीं सिखाओगे? मोंटी ने पूछा। अभिनव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, किसने कहा कि मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा? सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा, लेकिन वक्त आने पर वो मुझे उकसाना चाहता है, लेकिन मैं भावनाओं में बहना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान में किसी तरह की गड़बड़ हो। टाइगर सही कह रहा है, अगर हमारे प्लान में छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो दिग्पाल उसका फायदा उठाकर हमें और बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अकरम ने अभिनव की बात में जोड़ते हुए कहा। मोंटी ने अकरम की बात सुनकर कहा, क्यों ना हम भी उसकी एक कंपनी में आग लगा दे, जैसे को तैसा, क्या कहते हो? मोंटी के सुझाव पर अकरम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मोंटी की दिग्पाल इतना बेवकूफ होगा कि इतनी आसानी से हमें उसकी किसी कंपनी में आग लगाने देगा? उसने अपनी सारी कंपनीज को पहले ही सेव करके रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। वैसे भी आग लगाने से ज्यादा फायदा हमें घड़ी लाने से हो सकता है। अगर एक बार हमें वो घड़ी मिल गई तो हम उसे दिग्पाल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अकरम की बात पर अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, अकरम सही कह रहा है, हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत पड़ गई चोट सुनार की, अब इस बार पड़ेगी चोट लोहार की। दिग्पाल, तैयार रहना, तेरे बेटे की तो एक ही छीनी है, तेरी तो मैं दोनों छीन लूंगा। अभिनव ने अपने आप से कहा और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव दिग्पाल से अपनी कंपनी में लगी आग का बदला ले पाएगा? क्या होगा जब दिग्पाल को पता चलेगा कि उसके बेटे की एक आग अभिनव ने उड़ा दी है? और क्या अभिनव और अकरम मिलकर संजय के अतीत का राज जान पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव की बात सुनकर अकरम एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और बोला, क्या छीनी है अभिनव? तुमने अर्जुन से ऐसा क्या छीना है जो तुम दिग्पाल से भी छीनने वाले हो? अकरम के सवाल पर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अर्जुन फिलहाल एक आग से अंधा हो चुका है अकरम। मैंने उससे अनन्या पर गोली चलाने का बदला ले लिया है। अभिनव की मुंह से यह बात सुनकर अकरम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक पल के लिए मोंटी की तरफ देखा और फिर वापस अभिनव को देखकर कहा, तुमने सच में उसकी आंख में गोली मार दी? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और फिलहाल उसके लिए इतना ही काफी है। अगर मैंने एक गोली और चलाई तो वो मर भी सकता है। खैर, उसे तो मैं गिरिराज से अरेस्ट करवा लूंगा, लेकिन तुम लोग कल के ऑक्शन के लिए आदमियों को तैयार रखना। अकरम ने अभिनव के ऑर्डर पर सिर हिलाया और कहा, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए आराम करो, मैं भी अब निकलता हूं। अपनी बात खत्म कर अकरम अभिनव के घर से बाहर आ गया। इतने में मोंटी अभिनव के करीब आया और बोला, तुम्हें दिग्पाल को इस तरह जाने नहीं देना चाहिए अभिनव। अगर आज हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो कल को वो हमारी किसी दूसरी कंपनी पर भी हमला कर डालेगा। और भले ही तुमने अर्जुन की आंख फोड़ी हो, लेकिन वो मैटर अनन्या का था। फिलहाल मैटर इमेजिंग सिक्योरिटीज का है। तुम दोनों को एक साथ क्यों जोड़ रहे हो? मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली
और उसे अपना दिल भारी होता हुआ महसूस हुआ। अपनी नजरें फेर कर वो सोचने लगा कि उसके रहते हुए भी इमेजिंग सिक्योरिटीज पर इतना बुरा हमला कैसे हो सकता था। आखिर अभिनव की बाकी कंपनीज की तरह उस कंपनी में इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अभिनव के मन में ये सवाल चुभते जा रहे थे। हालांकि उसने जैसे तैसे अपने सभी ख्यालों को आराम दिया और एक गहरी सांस लेकर कहा, ये जंग है मोंटी, और जंग में सब कुछ जायज है। अगर हम सामने वाले पर गोली चलाएंगे तो खून की छींटे हम पर भी उड़ेंगे ही। अभिनव की बात सुनकर मोंटी एक हताशा भरी सांस लेकर दूर हो गया। उसके चेहरे पर इस बात से असहमति साफ दिखाई दे रही थी। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर वो अंदर जाने लगा। हालांकि दरवाजे के पास पहुंचते ही वो हिचकिचा गया और उसके मन में अचानक दोबारा कई सारे ख्याल आने लगे। नहीं, मैं दिक्पाल को ऐसे जाने नहीं दे सकता। मोंटी की बात ठीक है, मुझे दिक्पाल का कान किसी भी हालत में पकड़ना होगा, चाहे फिर मैं उसे सीधी तरह से पकड़ूं या फिर अपना हाथ घुमाकर। अभिनव ने अपने आप से कहा और वो लिविंग रूम से सीधा अपने रूम में घुस गया। बेड पर बैठते ही उसने गिरिराज का नंबर डायल कर दिया था। लगभग 2 रिंग के बाद ही गिरिराज ने उसका फोन उठाया और कहा, हेलो टाइगर। हेलो गिरिराज, माफ करना मैं तुम्हारी नींद खराब कर रहा हूं। बस एक इंफॉर्मेशन देनी थी। अर्जुन को मैं कल ही रिहा करने वाला हूं। अभिनव ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही। गिरिराज ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है टाइगर, अर्जुन को कहां से उठाना है मुझे वहां का एड्रेस भेज देना। एड्रेस तो मैं भेज दूंगा, लेकिन उसे उठाना आज रात ही है। वैसे भी आधी रात को गिरफ्तारी में कोई अड़चन भी नहीं आएगी, है ना? अभिनव ने कहा। गिरिराज ने उसकी बात पर दोबारा सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, रात में काम तमाम हो जाएगा। उसे लेने के लिए कब निकलना है मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिलहाल पुलिस कमिश्नर के साथ एक अपॉइंटमेंट है तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। कमिश्नर के साथ? अभिनव ने अपनी भौं उठाकर पूछा। वो फिर आगे बोला, कमिश्नर तो दिक्पाल का ही आदमी है ना? मतलब वो उसके कहने में है ना? हाँ, कमिश्नर संतोष दिक्पाल की बात मानता है। मेरे ख्याल से इस मीटिंग में वो भी अर्जुन को लेकर मेरे साथ कुछ बात करना चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उनकी एक नहीं सुनूंगा। गिरिराज ने हंसते हुए कहा। ऐसे में अभिनव ने भी एक राहत भरी गहरी सांस ली और कहा, फिर अच्छा है गिरिराज, मीटिंग का जो भी नतीजा निकले मुझे बताना, फिर बाद में बात करते हैं। अपनी बात खत्म कर अभिनव ने फोन काटा और वो बेड पर लेट गया। उसके मन में अब भी अलग अलग किस्म के ख्याल एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो ये तक नहीं समझ पा रहा था कि उसे फिलहाल कैसा महसूस करना चाहिए था। अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके मन में ख्याल अब भी नहीं रुके थे। दूसरी ओर गिरिराज भी कमिश्नर संतोष के घर पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो लिविंग रूम में घुसा तो उसने देखा कि संतोष वहां बैठा हुआ गिरिराज का इंतजार ही कर रहा था। क्या बात है कमिश्नर? गिरिराज ने एक मुस्कान के साथ कहा और वो संतोष के करीब आने लगा। उसे देख संतोष भी तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाते हुए बोला, गिरिराज सर, आओ आओ बैठो। संतोष ने गिरिराज को सामने लगी सीट पर बैठने का इशारा किया। गिरिराज ने एक पल के लिए उस सीट को देखा और फिर उसकी नजर पास लगी टेबल पर पड़े व्यंजनों पर गई। उन व्यंजनों को देखकर गिरिराज अपनी सीट पर बैठा और थोड़ा आश्चर्य करते हुए बोला, इतनी रात को ये सब क्या है संतोष? मेरा तो डिनर भी हो चुका है। संतोष ने इस सवाल पर एक गहरी सांस ली और कहा, यह सब एक पकवान है गिरिराज। गिरिराज ने उसे एक पल के लिए देखा और कहा, वही तो मैं देख पा रहा हूं, पर इतना सब क्यों? तुम इस क्यों के पीछे की वजह जानते हो गिरिराज? मुझे नहीं लगता कि मुझे दोहराने की जरूरत है, संतोष ने एक बैठी सी आवाज में कहा, जिसे सुनकर गिरिराज ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, संतोष ने आगे कहा, अर्जुन सिंगावत का केस तुमने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन मैं उसे वापस चाहता हूं। मेरे हिसाब से वो केस पुलिस ही संभाल सकती है, उसके लिए सीबीआई को परेशान करने की भला क्या जरूरत है? गिरिराज ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर अपनी सीट पर आराम से टिकते हुए कहा, और सीबीआई की इतनी चिंता तुम कर रहे हो या दिक्पाल? यह सुनकर संतोष ने अपना गला साफ किया और वोडका का ग्लास उठाकर कहा, देखो गिरिराज, हम सभी जानते हैं कि दिक्पाल कौन है। हम इस तरह उसके खिलाफ नहीं जा सकते। उसके दुनिया भर में माफिया के साथ कनेक्शंस है, और सबसे जरूरी बात, अगर तुम ये केस छोड़ देते हो तो दिक्पाल तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी दे सकता है।
संतोष की बात सुनकर गिरिराज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम इनाम कह रहे हो उसे रिश्वत कहा जाता है संतोष। संतोष ने इस बात पर अपने कंधे उठाए और कहा, वो जो भी हो, लेकिन उसमें फायदा तुम्हारा ही है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, घर, गाड़ी, घोड़ा, सोना, प्रमोशन, कुछ भी। गिरिराज ने धीरे से संतोष की बात पर सिर हिलाया और कहा, स्कीम तो लाजवाब है संतोष, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। तुमने अर्जुन को जेल से भागने दिया, तो ऐसे में सीबीआई को ये केस लेना ही था, नहीं तो इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनकर रह जाता। गिरिराज की इस बात से संतोष ने अपनी भौहें तान ली और कहा, एक सेकेंड गिरिराज, तुम भी जानते हो कि अर्जुन को भगाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। ऐसे में गिरिराज भी तबाक से बोला, नहीं दोस्त, अर्जुन सिंगावत को तुमने ही जेल से भगाया है और फिर जब गड़बड़ हो गई तो अब तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ इस घिनौने खेल में शामिल हो जाऊं। तुम चाहते हो कि मैं तुम सभी की नाक बचाऊं, है ना? क्या? संतोष ने हैरानी भरे सुर में कहा। ऐसे में गिरिराज तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और संतोष को उंगली दिखाते हुए बोला, दिक्पाल से कह देना कि उसकी औलाद इतनी आसानी से बचकर नहीं निकल पाएगी। अब सीबीआई को अपना काम अच्छी तरह से करना आता है। अपनी बात खत्म कर गिरिराज टेबल पर रखे अपने वोडका के ग्लास को एक ही घूंट में गटक लिया और वो भिनभिनाता हुआ संतोष के घर से बाहर आ गया। उसे जाते देख संतोष अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ऐसे में उसने अपने हाथ में पकड़ा वोडका का ग्लास गुस्से से जमीन पर फेंका और झल्लाते हुए कहा, साला अपने आप को क्या समझता है ये। इतने में अचानक लिविंग रूम का दरवाजा फिर से खुला और एक दूसरा आदमी अंदर आ गया। उसने एक पल के लिए संतोष को देखा और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। एक नंबर का सन किया आदमी है ये। संतोष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस अनजान आदमी को देखकर बोला, अब हम क्या करें? जिस हिसाब से ये धमकी देकर गया है, मेरे ख्याल से जल्दी अर्जुन को उठा भी लेगा। संतोष की बात सुनकर उस आदमी ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, कैसे भी करके गिरिराज को अपनी साइड करना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसे लालच दो या फिर उस पर जोर आजमाओ। ये केस पुलिस के हाथों में ही आना चाहिए संतोष, तभी अर्जुन बच पाएगा। दूसरी तरफ दिक्पाल अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका एक आदमी अंदर आ गया। यह आदमी वही था जिसे दिक्पाल ने अभी अभी एक काम पर लगाया था। बॉस, इमेजिंग सिक्योरिटीज तो जलकर राख हो गई है। दिक्पाल ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, और जो मैंने तुम्हें दूसरा काम बताया था उसका क्या हुआ? वो खबर सुनकर अकरम ने कुछ किया या नहीं? दिक्पाल के सवाल पर उसके आदमी ने सिर हिलाया और कहा, किया ना बॉस। अकरम खबर सुनकर लगभग 1 घंटे पहले ही अपने घर से सीधा टाइगर के घर के लिए निकल गया था। यह सुनकर दिक्पाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि उसका यह नया प्लान काम कर रहा था। इतने में उसके सामने खड़े आदमी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, बॉस, एक सवाल पूछ सकता हूं? हम ये सब प्लानिंग क्यों कर रहे हैं अभी? मेरा मतलब, हमें पहले अर्जुन बॉस को बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं? दिक्पाल ने उस आदमी की बात पर एक गहरी सांस ली और कहा, पहली बात तो ये कि आज के बाद तू मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना है। तूने अभी अभी एक अच्छी खबर लाकर दी है, इसलिए मैं ज्यादा गुस्सा नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, मेरा ये प्लान सीधा अभिनव के साइकोलॉजी पर हमला कर रहा है। जब उसे पता लगेगा कि उसके बाप की घड़ी किसी ऑक्शन में नीलाम होने वाली है, तो वो कुत्तों की तरफ हाथ दौड़ा चलाएगा। और चूंकि ये खबर उसे अकरम ने दी होगी, इसलिए अभिनव इस बात पर शक भी नहीं करेगा। देखना, उस घड़ी को पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा और आखिरी पल तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि वो घड़ी नकली है। यह सुनकर दिक्पाल के सामने खड़ा हुआ आदमी हैरान हो गया और बोला, नकली? तो फिर असली घड़ी कहाँ है बॉस? वो हमारे पास है क्या? दिक्पाल ने इस सवाल पर ना में सिर हिलाया और कहा, असली घड़ी मेरे पास होती तो मजा ही आ जाता। कहीं से सुनने में आया है कि संजय गढ़वाल ने उस घड़ी में बहुत सी चीजें छिपा कर रखी थी। मैं तो उसके मरने वाले दिन ही उस घड़ी को लेने वाला था, लेकिन उस साले राणा की वजह से वो घड़ी मेरे हाथ नहीं लग पाई। पर छोड़ो, अगर अभिनव ऑक्शन में जा रहा है तो असली घड़ी उसके पास भी नहीं होगी।
हमें बस किसी भी तरह उसे इस ऑक्शन के नाम पर भटकाना है। ऑक्शन के लिए अभिनव का कल शाम को अपने घर से बाहर निकलना जरूरी है, ताकि फिर हम धावा बोल सके। दिक्पाल ने अपनी बात खत्म की ही थी, कितने में उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कमिश्नर संतोष का नाम देखकर दिक्पाल ने एक गहरी सांस ली और उसे उठा लिया। उधर से संतोष ने थोड़ा घबराते हुए कहा, दिक्पाल, वो सीबीआई वाले हमें केस वापस देने की मूड में नहीं है, उस पर अब दबाव ही बनाना पड़ेगा। यह सुनकर दिक्पाल ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, उसको भी देख लेंगे, लेकिन मुझे किसी भी तरह कल रात अर्जुन को अभिनव के पैलेस से बाहर निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अर्जुन को भी बाहर निकाल ले और फिर उस सीबीआई के डायरेक्टर को भी घेर ले, है ना? एक ही समय पर एक साथ सब कुछ हो जाएगा। संतोष ने इस बात पर अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ दिक्पाल, हो तो सकता है। ठीक है, फिर ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे देख लूंगा। दिक्पाल ने आत्मविश्वास के साथ कहा। उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव को पता लग पाएगा कि ऑक्शन में बिकने वाली घड़ी नकली है? और क्या उसके पीठ पीछे दिक्पाल अर्जुन को बचा पाएगा? और क्या वो लोग गिरिराज पर इस केस को छोड़ने का दबाव बना सकेंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। लेकिन मेरा एक सवाल था, अर्जुन को वापस लाने के बाद क्या आप उसे अपने पास रखने वाले हो या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दोगे? संतोष ने दिक्पाल से पूछा। इस सवाल के बारे में दिक्पाल ने खुद नहीं सोचा था। ये एक पेचीदा मसला था। ऐसे में दिक्पाल ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मैं उसे पुलिस की हिरासत में रखने का रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी ये केस अब तुम्हारे हाथ में तो है भी नहीं। ऐसे में पहले तुम केस अपने हाथ में लो, उसके बाद मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करूंगा। वो गिरिराज मेरे बेटे के साथ क्या कर देगा किसे पता। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, मैं सीबीआई के डायरेक्टर को एक और बार बनाने की कोशिश करके इस केस को फिर से अपने हाथ में ले लूंगा। एक बार सीबीआई के डायरेक्टर ने कह दिया तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, संतोष ने कहा। दिक्पाल ने भी उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, बढ़िया, पर हाँ, तुम जरा ध्यान रखना, ऐसा कोई सबूत हमारे पीछे नहीं छूटना चाहिए जिसे अभिनव या उसकी टीम का कोई भी आदमी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हमें इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। आप चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। जब संतोष ने ये कहा तो दिक्पाल ने एक गहरी सांस ली और फिर फोन काट दिया। उसके बाद उसने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और कहा, अपने आदमी तैयार करो, जैसे ही ऑक्शन शुरू होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर जब दिक्पाल ऑक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था, तब इधर अम्मा जी के तीनों पोते पुखराज, अधिराज और ऋषिराज गुस्से में उबलते हुए अपने घर पहुंच चुके थे। ऋषिराज ने जैसे ही अम्मा जी को देखा तो उसने कहा, अच्छा खासा दामोदर का काम तमाम होने वाला था, फिर बीच में। इससे पहले कि ऋषिराज अपनी बात पूरी कर पाता, इतने में अम्मा जी ने उसे घूरते हुए देखा। अम्मा जी की बड़ी बड़ी डरावनी सी आंखें देखकर ऋषिराज चुप हो गया था। पुखराज समझ गया था कि इस वक्त अम्मा जी का पारा गर्म था। ऐसे में वो शांति से अम्मा जी के पास आया और बोला, क्या बात है दादी, क्या वो सच में लौट आए हैं? अम्मा जी ने उसके सवाल के जवाब में पुखराज को सिर्फ एक न्यूज क्लिपिंग दिखाई, जिसमें ये खबर छपी थी कि टाइगर को किंग ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिल गया था। उस खबर को देख तीनों पोते हैरान हो गए थे। ऐसे में अधिराज ने कहा, अब आगे क्या करना है? क्या करना है? अभी गुड़गांव चलते और टाइगर को ठोकाते। ऋषिराज ने तैश में कहा। अम्मा जी ने उसे देखा और फिर अधिराज की तरफ देखते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि हम दिन रात बंदूकों के बीच रहते हैं, लेकिन बंदूकों के बीच रहने में और बंदूक को चलाने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं इसे अपने हाथों से मार पाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा जी की बात के समर्थन में जगदीश बोला, माँ सही कह रही है, इसलिए हमने ये काम दिक्पाल को दे दिया है। वैसे भी टाइगर और उसके बीच की लड़ाई के बारे में सारा अंडरवर्ल्ड जानता है। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पर दादी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम टाइगर से इतना डर क्यों रहे? आखिर उसकी हमारे सामने औकात क्या है? अधिराज ने पूछा। इससे पहले कि अम्मा जी उसके सवाल का जवाब दे पाती,
इतने में उन्हें खिड़की के बाहर से कुछ हेलीकॉप्टर्स के उड़ने की आवाज आने लगी। अम्मा जी ने और बाकी लोगों ने पलटकर देखा तो पाया कि हेलीकॉप्टर्स उनके घर के आंगन में उतरे और उनमें से 10-12 लोग बाहर निकल आए। उन लोगों को देखते ही अम्मा जी के होश उड़ गए थे। कुछ ही सेकंड्स में वो सारे आदमी अपने लीडर के साथ अम्मा जी के घर के हॉल में पहुंच चुके थे। उस लीडर को देखते ही अम्मा जी ने कहा, कनाडा के सबसे बड़े माफिया ग्रुप पैंथर ग्रुप के लीडर मिस्टर जेसन पैंथर आज यहाँ कैसे? क्या करूं अम्मा जी, मौका ही ऐसा था कि आना पड़ा। जेसन ने कहा और अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी अपने साथी के साथ आगे आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा शानदार फूलों का गुलदस्ता था। जेसन ने अपने आदमी के हाथ से गुलदस्ता लिया और अम्मा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे खबर मिली है कि संजय जी का बेटा टाइगर लौट आया है। आपके परिवार में इतने सालों के बाद खुशी का मौका आया है। ऐसे में मैं चाहता था कि सबसे पहले बधाई आप मुझसे ले। टाइगर के लौट आने की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूं कि वो जल्द से जल्द काम संभाले और कनाडा के माफिया वर्ल्ड को और मजबूत करे। अम्मा जी ने जेसन के हाथों से गुलदस्ता लिया और उसकी बात के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। जेसन ने अम्मा जी से पूछा, वैसे कब आ रहा है टाइगर कनाडा? जल्दी जल्दी, अम्मा जी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद जेसन ने अम्मा जी से इजाजत ली और अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। उसके जाते ही अम्मा जी ने उसके गुलदस्ते को फर्श पर फेंका और अधिराज की तरफ देखते हुए बोली, मिल गया जवाब। पता चल गई टाइगर की औकात। भले इन लोगों ने टाइगर को कभी देखा नहीं, फिर भी इन्हें लगता है कि टाइगर ही इनका मसीहा है। मुझे डर टाइगर से नहीं, इन लोगों के विश्वास से है। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती जिसकी वजह से इन लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाए, अम्मा जी ने कहा और हॉल में से निकल गई। पुखराज, अधिराज और ऋषिराज अम्मा जी को जाते हुए देख रहे थे। उन तीनों में से किसी को यह विश्वास नहीं था कि दिक्पाल टाइगर को हरा पाएगा। ऐसे में पुखराज ने अधिराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब चिंता मत करो भैया, इस टाइगर को पिंजरे में डालने का काम मैं करूंगा। उधर जब पुखराज अभिनव को पिंजरे में डालने के सपने देख रहा था, तब इधर अनन्या के मन में भी कई सारे सवाल घूम रहे थे। उन सवालों के जवाब भी उसकी आंखों के सामने ही थे, लेकिन अनन्या को उन जवाबों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब कुछ याद करने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर दे रही थी, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। जब अनन्या अपने सवालों से जूझ रही थी, तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, अनन्या। अनन्या इस आवाज को सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आ गई और अपनी माँ को देखने लगी। शर्मिला को देखते ही अनन्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। शर्मिला के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। ये बात जानकर अनन्या काफी खुश महसूस कर रही थी। अब शर्मिला पहले जैसी नहीं रह गई थी। तुम ठीक हो? शर्मिला ने अनन्या से पूछा। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी अपने आप को उस चीज के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे ये याद है कि मेरे ऊपर गोली चली थी। मुझे ये भी याद है कि गोली मेरे माथे में लगी थी, और मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है कि जिस वक्त गोली चली थी उस वक्त मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ कोई था, लेकिन मेरे साथ कौन था ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, अनन्या ने कहा, और फिर बड़ा थका हुआ सा महसूस करने लगी। उसने अपनी थकान भरी नजरों से शर्मिला को देखा और बोली, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि वो कौन था? शर्मिला उसके इस सवाल के जवाब में मुस्कुराई और फिर धीरे से अनन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सहलाते हुए बोली, आ जाएगा, आज नहीं तो कल तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, और फिर डॉक्टर ने भी तो कहा है ना कि तुम्हें जल्द ही सब याद आ जाएगा, इसलिए अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। अनन्या ने शर्मिला की बात पर हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी परेशान महसूस कर रही थी। उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि उसकी अभिनव से शादी कब हुई और उन दोनों का डिवोर्स कब हुआ। जब अनन्या का अपने ख्यालों से दम घुटने लगा तो उसने शर्मिला से कहा, माँ,
यहाँ बहुत बेचैनी से महसूस हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर बाहर वॉक के लिए जा सकती हूँ अकेले? शर्मिला ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ, तुम्हें जहां मन करे वहां जाओ, बस अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना। जब भगवान इतना सब ठीक किया है तो वो आगे भी सब ठीक ही करेगा। शर्मिला की बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे भी भगवान पर पूरा भरोसा था। कुछ देर के बाद अनन्या कॉरिडोर में अकेले चल रही थी। उसे ये तो नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहती थी। ऐसे में वो तुरंत हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर आ गई और उसने अपने लिए एक टैक्सी बुक कर ली। भैया, किसी भी कॉफी शॉप पर ले चलो प्लीज। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर दी। इधर अनन्या ने अपनी ठोड़ी गाड़ी की खिड़की के मुड़ेर पर टिकाई और सड़क किनारे बनी ऊंची ऊंची इमारतों को देखने लगी। उसे वो इमारतें देखी देखी सी लग रही थी। कई सारी इमारतें तो उसे याद भी आ गई थी। जब काफी देर तक हवा खाने के बाद अनन्या थक गई तो उसने अपनी आंखें बंद की और सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। कम से कम मैं दुनिया देख तो सकती हूँ, अनन्या ने अपने आप से कहा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद दिया। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी एक कोने में रोकी और कहा, मैडम, आ गई गुड़गांव की सबसे बेस्ट कॉफी शॉप। उसकी बात सुनते ही अनन्या ने अपनी आंखें खोल ली। वो गाड़ी से उतरी, उसने ड्राइवर को पैसे दिए और फिर कॉफी शॉप को देखने लगी। उसे कॉफी शॉप भी जानी पहचानी सी लग रही थी। कॉफी शॉप की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही अनन्या ने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इतने में दरवाजा अंदर से खुला और अभिनव कॉफी शॉप से बाहर निकल आया। अभिनव को देखते ही अनन्या के मन में ढेर सारी तस्वीरें एक साथ घूमने लगी। वो इतनी तेजी से घूम रही थी कि अनन्या उनमें से किसी भी तस्वीर को ठीक से नहीं देख पा रही थी। अचानक से अनन्या को अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसे चक्कर आने लगे। फिर भी उसने हिम्मत की और एक कदम आगे बढ़ाया। सड़क पर बजते गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनकर अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे ये हॉर्न उसके कानों में बज रहा हो। उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसकी टैक्सी के पीछे एक और गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अनन्या को ना जाने क्यों ऐसा लगा कि वो फिर से अपनी टैक्सी में जाकर बैठ जाए, लेकिन इससे पहले कि वो एक और कदम उठा पाती, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब अनन्या की आंखें खुली तो उसने पाया कि उसकी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड अभिनव था। अनन्या और कहीं नहीं बल्कि अभिनव के बाहों में थी। इससे पहले कि अनन्या गिर पाती, अभिनव ने उसे संभाल लिया था। उसे ये तो नहीं पता था कि अनन्या को क्या हुआ था और वो वहां कैसे पहुंची थी, लेकिन उसने अनन्या को गिरते हुए देख लिया था। अनन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए अभिनव को देख रही थी। शायद वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी हुआ क्या था। तुम ठीक हो? अभिनव ने बड़े प्यार से अनन्या से पूछा। अनन्या की ऐसी हालत देखकर अभिनव का गला भर आया था, लेकिन वो खुद रोकर अनन्या को कमजोर नहीं करना चाहता था। अनन्या के दिल में भी अभिनव को देखकर कुछ हलचल सी हो रही थी। वो चाहती तो नहीं थी, फिर भी उसने अभिनव को अपने आप से अलग किया और बोली, मैं ठीक हूं। चलो अच्छा है, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए कहा। अनन्या ने कुछ देर के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम अभिनव हो ना? अनन्या के मुंह से ऐसा मासूम सा सवाल सुनकर अभिनव का दिल भारी हो गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ही अभिनव हूं। तुम वही अभिनव हो ना जिसके बारे में मेरे मम्मी पापा बात करते हैं? वो कहते हैं कि हम दोनों की शादी हुई थी, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि हम दोनों की शादी हुई थी। अनन्या जिन सवालों से अंदर ही अंदर जूझ रही थी, अब उसने उन सवालों को अभिनव के सामने भी रख दिया था। इससे पहले कि अभिनव इस बात का कोई जवाब दे पाता, अनन्या ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब मिलकर अपने फायदे के लिए मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अनन्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभिनव हैरान हो गया। उसने कहा, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुमसे झूठ बोलने में हमारा क्या फायदा होगा? ये सवाल सुनते ही अनन्या बोली, हो भी सकता है, मैं एक अमीर खानदान से आती हूँ। ऐसे में हो सकता है कि तुमने मेरे माँ बाप को झांसे में लिया हो और अब मुझे फंसाकर मेरे पैसे हड़पना चाहते हो। अनन्या को खुद को अपनी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही अभिनव का भी मुंह खुला का खुला रह गया था।
वो अच्छी तरह से जानता था कि अनन्या भी उससे प्यार करती थी। ऐसे में अनन्या को इस हाल में देखकर अभिनव को उस पर तरस आ रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव अनन्या की खोई हुई याददाश्त वापस ला पाएगा? क्या पुखराज अभिनव को ठिकाने लगा पाएगा? और क्या दिक्पाल अर्जुन को छुड़वा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। पल के लिए अनन्या को तरस भरी नजरों से देखा और कहा, देखो, मैं जानता हूं कि ये वक्त तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है अनन्या, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम इस बात पर फिलहाल विश्वास करोगी नहीं, लेकिन तुम्हारी जान कहीं ना कहीं मैंने ही बचाई है। अभिनव को ये बोलते वक्त अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो अनन्या के ऊपर किया कोई एहसान जता रहा हो। मगर अनन्या ने जिस तरह का इल्जाम उसके ऊपर लगाया था, उससे अभिनव भी अपने दिल में दबी बात को बाहर निकालने से रोक नहीं पाया था। दूसरी तरफ अनन्या ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और तुरंत अपनी नजरें फेरते हुए कहा, नहीं, तुमने मेरी जान नहीं बचाई। वो कोई और था। तुम बस पता नहीं कैसे हॉस्पिटल में खड़े थे। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते अभिनव। हमारी कभी शादी हुई ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अनन्या फिलहाल इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं थी कि जो आदमी हादसे के वक्त उसके साथ था और जो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, वो अभिनव ही था। अभिनव भी अनन्या की हालत समझ सकता था। वो उसे पूरी बात समझाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अनन्या की कमजोर मेमोरी पर अभी इतना बोझ डालना अच्छा नहीं होता। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन कम से कम इन बातों पर फिलहाल ज्यादा मत सोचो। प्लीज, तुम अपने मन में गलत फहमियों को पनपने दे रही हो, जो कि अच्छा नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि तुम्हें अपनी मेमोरी रिकवर करने में मुश्किल हो। अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने उसे एक पल के लिए देखा और अपना थूक निकल कर कहा, देखो, मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड कर लूंगी। अपनी बात खत्म कर अनन्या नजरें चुराते हुए कॉफी शॉप के अंदर घुसने लगी। उसे जाते देख अभिनव अचानक फिर से बोला, और प्लीज यहां से वापस हॉस्पिटल जल्दी चली जाना, तुम्हें आराम की जरूरत है। अनन्या अभिनव की बात सुनकर अचानक रुक गई और पलटकर उसे देखने लगी। ऐसे में अभिनव भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाय, फिर मिलते हैं। और वो वहां से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। अनन्या उसे जाते हुए देख रही थी। अभिनव को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, एक ऐसी हलचल जो उसे पहले भी कई बार हुई थी, पर ऐसा क्यों हो रहा था वो इसकी वजह नहीं जानती थी। गाड़ी में बैठते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में चल रहे अनन्या के ख्यालों पर एक पल के लिए लगाम लगा दी। उसे फिलहाल दूसरी और भी जरूरी बातों पर ध्यान देना था। क्योंकि अब अनन्या लगभग स्वस्थ थी, इसलिए अभिनव के सिर से उसकी एक चिंता कम हो गई थी। अब कैसे भी करके पापा की उस घड़ी को लेना है। अगर उसमें कुछ रिकॉर्डिंग हुई तो वो दिक्पाल के खिलाफ काम आ सकेगी। अभिनव ने अपने आप से कहा और गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसका फिलहाल पहला मकसद था अपने पिता की सिल्वर घड़ी को पाना और दूसरा मकसद था उसे दिक्पाल के हाथ ना लगने देना। अभिनव को ऐसे में बहुत सावधानी से काम लेना था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि दिक्पाल को अर्जुन की लोकेशन पता थी। उसने अपने बेटे के लिए गुड़गांव और एनसीआर का एक एक कोना तो छान ही लिया था, और जब उसे अर्जुन वहां भी नहीं मिला तो उसका शक अब टाइगर के पैलेस पर ही जाने वाला था। अभिनव जानता था कि दिक्पाल अपने बेटे को लेकर फिलहाल काफी गंभीर था। अगर वो अर्जुन के लिए इमेजिंग सिक्योरिटीज को खत्म कर सकता था तो फिर उसके लिए और नीचे गिर जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या दिक्पाल को पता होगा कि उसका बेटा फिलहाल किस हाल में है? कहीं उसने इमेजिंग सिक्योरिटीज को इसलिए तो नहीं जला डाला? अभिनव ने अपने आप से पूछा। उसने फिर तुरंत अपनी जेब में से फोन निकाला और मोंटी को फोन मिला दिया। दूसरी रिंग पर ही मोंटी ने उसका फोन उठाया और कहा, अभिनव, सब ठीक है? मोंटी, मुझे एक बात बताओ। मैंने तुमसे और अकरम से कहा था ना कि दिक्पाल के ऊपर नजर रखने के लिए एक जासूस रखो। अभिनव ने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा। इस सवाल पर मोंटी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुमने कहा तो था, बताओ क्या हुआ? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे कुछ कंफर्म करना है। उस जासूस को अभी के अभी मेरे घर पर लेकर आओ, थोड़ा अर्जेंट है। ठीक है, मैं आता हूँ। मोंटी ने कहा और फोन काट दिया। अभिनव भी अपना फोन नीचे रखते हुए कुछ सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर उसका शक सही था तो वो कहीं ना कहीं दिक्पाल के किसी जाल में फंसता जा रहा था।
ऐसे में उसे तुरंत अपने कदम रोककर सतर्क होने की जरूरत थी। इतने में अचानक उसका फोन फिर से बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर नाम अलायना का था। अभिनव उसे देखकर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने वो फोन उठा लिया। हेलो नंदिता, अभिनव ने कहा। उधर से अलायना ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ अभिनव? इमेजिंग सिक्योरिटीज के साथ ही क्या, कैसे? मुझे आज भी याद है जब मैं तुमसे वहां मिलने आया करती थी। तुम्हारा वहां ऑफिस छोटा था, ज्यादा आलीशान भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे वहां जितना अपनापन महसूस हुआ करता था वो आज तक कहीं और नहीं हुआ। वो कंपनी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थी ना? अलायना की बात सुनकर अभिनव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, ऐसा लग रहा है नंदिता कि मैं अपनी जिंदगी के एक जरूरी हिस्से को खो चुका हूं। मैंने वहीं से सारी शुरुआत की थी, बहुत कुछ सीखा था। इमेजिंग सिक्योरिटीज की बात अलग थी यार। मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं शब्दों में उसे बता नहीं सकता, लेकिन इस वक्त मेरे पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं है। दिक्पाल यही चाहता है कि किसी तरह से इस हादसे से मेरा ध्यान भटक जाए और फिर मौका देखकर वो मुझ पर भी हमला कर दे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अलायना ने अभिनव की बात पर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा हौसला देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी तुम्हारे साथ हैं अभिनव। फिलहाल तुम्हें जो ठीक लगे उस पर ध्यान दो। दिक्पाल को उसके किए की सजा तो बाद में मिलेगी ही। अलायना की बात पर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज शाम मुझे एक ऑक्शन में जाना है। उस ऑक्शन के खत्म होते ही फिर मैं एक और कमबैक भी सोचूंगा। एक तरफ दिक्पाल की इमारत तबाह होगी और दूसरी तरफ इमेजिंग सिक्योरिटीज वापस से एक नए रूप में उभर कर आएगी। अभिनव का आत्मविश्वास देखकर अलायना मुस्कुराई और बोली, ये हुई ना बात। वैसे तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? अलायना का सवाल सुनकर अभिनव एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, तुम्हारा ये सवाल अनन्या से जुड़ा हुआ है ना? अलायना ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे मोंटी ने बताया कि अब वो ठीक है। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, वो अब इतनी ठीक तो हो चुकी है जितना उसे होना चाहिए था। अच्छा, वो कभी मिले तो उससे मेरा हाय कहना। अलायना ने कहा। यह सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, फिर बाय। और उसने तपाक से फोन काट दिया। अलायना ने जब अभिनव से कहा कि वो अनन्या को उसका हाय कहे तो अभिनव को अचानक अपने दिल में बहुत तकलीफ हुई। उसे एक पल के लिए लगा कि अलायना तो दूर की बात, अनन्या ने अभिनव तक को पहचानने से इनकार कर दिया था। हे भगवान, प्लीज उसकी मेमोरी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, अभिनव ने अपने मन ही मन कहा। भले ही अनन्या ये जान चुकी थी कि अभिनव टाइगर था, लेकिन अभिनव को इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं था। वो सिर्फ यही चाहती थी कि अनन्या की मेमोरी किसी तरह रिकवर हो जाए और उससे सब कुछ याद आ जाए। फिर आगे जो भी होता उसे अभिनव खुद संभाल सकता था। कुछ मिनटों बाद गाड़ी को गैरेज में खड़ी करके अभिनव नीचे उतरा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि मोंटी की गाड़ी भी वही खड़ी थी। लगता है मोंटी उस जासूस को लेकर आ गया है, अभिनव ने अपने आप से कहा और वो घर के अंदर घुस गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसके कदम अचानक थम गए। वहां मोंटी तो बैठा ही था, लेकिन उसके साथ डॉन भी मौजूद था। अभिनव को आते देख डॉन तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, बॉस। अभिनव ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर वापस मोंटी को देखकर कहा, तुमने जासूसी के काम पर डॉन को लगाया था? मोंटी ने इस सवाल पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, जासूसी का काम बहुत पेचीदा है, इसलिए मैंने उसी बंदे को चुना जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मोंटी की बात पर अभिनव ने सिर हिलाया और फिर डॉन को इशारा करते हुए कहा, बैठो डॉन। डॉन वापस अपनी जगह पर बैठ गया और बोला, बताइए बॉस, क्या कंफर्म करना है आपको? और उस दिन क्लब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? अभिनव ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, क्लब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर तुम अभी इस बात को छोड़ो। मुझे ये बताओ कि तुमने कल दिक्पाल के इर्द गिर्द कुछ अजीब होते हुए देखा या महसूस किया? अभिनव का सवाल सुनकर डॉन एक पल के लिए गहराई से सोचने लगा और फिर बोला, बॉस, वो अजीब तो नहीं था, लेकिन फिर भी कल रात दिक्पाल का आदमी किसी दूसरे आदमी से मिलने गया था। किससे मिलने गया था? अभिनव ने तपाक से पूछा। डॉन ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, बॉस माफ करना, लेकिन उस आदमी का मैं पता नहीं लगा पाया। बस इतना कह सकता हूँ कि वो दिक्पाल के ग्रुप का कोई सीनियर तो नहीं था, वो कोई बाहर का ही बंदा था।
डॉन का जवाब सुनकर अभिनव अपनी सीट पर खिसक कर आराम से बैठ गया। उस आदमी को लेकर उसके मन में कई तरह के ख्याल उमड़ने लगे थे। जब मोंटी ने अभिनव के चेहरे पर असमंजस देखा तो उससे भी रहा नहीं गया। उसने फिर तुरंत पूछा, क्या बात है अभिनव, तुम परेशान लग रहे हो? अभिनव ने एक पल के लिए मोंटी को देखा और कहा, ये कोई ट्रिक हुई तो? हो सकता है दिक्पाल हमें हमारे बिल से बाहर निकाल रहा हो ताकि हमारे पीठ पीछे अर्जुन को बचा सके। अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, तुम कह रहे हो कि ये जो ऑक्शन है उसे दिक्पाल रच रहा है सिर्फ हमारे लिए? मतलब ये ऑक्शन नकली है? अभिनव ने इस सवाल पर एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, ऑक्शन नकली है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो घड़ी जरूर नकली हो सकती है। अगर इस सब के पीछे वाकई दिक्पाल का हाथ है तो ये मुमकिन है मोंटी। वो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए हमें हमारे बेस से दूर कर रहा है। हो सकता है कि उसके इस पूरे ढोंग पर हमारा ध्यान ना जाए, इसलिए उसने पहले हमारा ध्यान इमेजिंग सिक्योरिटीज की बिल्डिंग जलाकर भटकाया था। उसने उस बिल्डिंग को गिराकर ये धमकी दी थी कि अगर मैंने अर्जुन को नहीं छोड़ा तो वो इससे भी कुछ बुरा करेगा। लेकिन दिक्पाल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो बखूबी जानता है कि मैं ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकने वाला हूं। ऐसे में उसने ये धमकी तो सिर्फ नाम के लिए दी थी। उसका असली प्लान तो ये ऑक्शन वाला है। अभिनव की बात सुनकर मोंटी की आंखें बड़ी हो गई। उसने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक कहा, पर ऐसा नहीं हुआ तो? क्या पता वो ऑक्शन असली हो, लेकिन उसे दिक्पाल की चाल समझकर हम उस घड़ी को मिस कर दे। मेरा मतलब ये भी दिक्पाल की एक और कोई चाल हो सकती है। हो सकता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वो हमारे दिमाग में उसी तरह के ख्याल भड़काना चाहता हूं। ऐसे में हमने अगर ऑक्शन मिस कर दिया तो दिक्पाल वहां पहुंच जाएगा और उस घड़ी को खुद ही खरीद लेगा। और अगर वो घड़ी असली निकली तो हम एक बहुत बड़े हथियार से हाथ धो बैठेंगे। मोंटी की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। वो एक पल के लिए सोचने लगा कि अगर उसकी थियरी में दम था तो वही मोंटी की थियरी भी नामुमकिन नहीं लग रही थी। दोनों ही केस में दिक्पाल अभिनव को चकमा दे सकता था। ऐसे में अभिनव के दिमाग ने एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया। वो सोच ही नहीं पाया कि उसे अब क्या करना चाहिए था। अगर वो ऑक्शन में नहीं जाता तो घड़ी खो सकता था, और अगर चला जाता तो अर्जुन उसके हाथ से निकल सकता था। दिक्पाल इस बार वाकई दोनों तरफ से चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है। अभिनव ने अपने आप से कहा। उसे अब तुरंत कोई तीसरा रास्ता निकालने की जल्द से जल्द जरूरत थी। अब आगे क्या होगा? दिक्पाल की अगर दोनों चालें सच है तो अभिनव उससे बचने के लिए क्या करेगा? क्या ऑक्शन में नीलाम हो रही वो घड़ी असली होगी? और अगर नहीं तो क्या दिक्पाल अर्जुन को छुड़वा पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव दिक्पाल के ख्यालों में खो चुका था। वो अपने होश में तब आया जब उसे अचानक डॉन की आवाज सुनाई दी। अब हमें क्या करना है बॉस? अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, हम अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ। और इन चेंजेस में हमें अब दिक्पाल को घास डालनी होगी। यह सुनकर मोंटी ने अपनी भौं उठाई और पूछा, घास डालनी होगी मतलब? हम करने क्या वाले हैं? अभिनव ने डॉन से नजरें हटाकर फिर मोंटी को देखा और कहा, हमें अपना पुणे वाला पैलेस खाली करना होगा मोंटी। वहां पर काम कर रहे एक एक इंसान की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां से बाहर निकालना होगा। अभी के लिए वहां पर सिर्फ गिने चुने लोगों को छोड़ दो, मगर उनसे भी कहना कि दिक्पाल के आदमियों के आते ही वो भी वहां से भागने को तैयार रहे। एक भी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो मेरे पैलेस में झाड़ू ही क्यों ना लगाता हो। समझ गए? मोंटी ने एक गहरी सांस लेकर अभिनव की बात पर सिर हिलाया और कहा, समझ गया टाइगर, लेकिन फिर क्या होगा? रुको, मुझे स्टेप बाय स्टेप पूरी रूपरेखा समझाने दो। मैं भी सीबीआई के डायरेक्टर गिरिराज गंगवार को फोन करके इन्फॉर्म करूंगा कि हमारे प्लान में थोड़ा सा बदलाव है और अब उस बदलाव के चलते उसे अपना काम फुर्ती से करना होगा। और हाँ, शायद तुम्हें भी इस काम को अंजाम देने के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा मोंटी। इतना कहकर अभिनव ने एक पल के लिए अपनी घड़ी में टाइम देखा और फिर आगे कहा, सब कुछ तेजी से होना चाहिए। हमें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि दिक्पाल हमारे खिलाफ कौन सी चाल चल रहा है। हो सकता है कि वो दोनों चालें चल रहा हो, इसलिए हमें तैयारी भी वैसी करनी होगी। अभिनव की पूरी बात सुनकर मोंटी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अभी के अभी पुणे निकलकर ये काम करवाता हूँ और फिर वापस आकर तुम्हें ऑक्शन में मिलता हूँ। अभिनव ने ये सुनकर तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा,
तुम्हें ऑक्शन में आने की जरूरत नहीं मोंटी, तुम्हें जरूरत वही होगी। पैलेस के सभी स्टाफ के साथ रहो और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखो। तुम मेरे राइट हैंड मैन हो, जहां मैं नहीं हो सकता वहां तुम्हें खड़े रहना होगा और ये निश्चित करना होगा कि हमारे एक भी आदमी को एक खरोच तक ना आए। हाँ? अभिनव की बात पर मोंटी ने एक गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। वो फिर तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे फिर इसी वक्त काम पर लग जाना चाहिए। अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और मोंटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत अच्छे, मुझे पता है तुम अपने काम में जरा भी नहीं चुकोगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन कर देना। हाँ, मोंटी ने सिर हिलाकर कहा और वो तुरंत अभिनव के घर से बाहर निकल गया। उसे जाते देख अभिनव ने फिर डॉन को देखा और कहा, तुम्हें बहुत दिनों से मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया ना डॉन, तो अब सुनो, तुम्हारा काम होगा मेरे पैलेस से अर्जुन को बाहर निकालना। अपने साथ कुछ आदमियों को ले जाओ और अर्जुन को एक लोकेशन पर ले आओ। वो लोकेशन क्या होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? डॉन ने अभिनव की बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी के अभी आदमियों को इकट्ठा कर लेता हूं, आपके फोन का इंतजार रहेगा। गुड, अब तुम जा सकते हो, अभिनव ने कहा। डॉन उसे सलाम करके वहां से निकल गया। उसे जाते देख अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपना फोन निकालकर गिरिराज का नंबर डायल कर दिया। लगभग 2 रिंग के बाद ही गिरिराज ने उसका फोन उठा लिया और कहा, हेलो टाइगर। गिरिराज, माफ करना मैं इतनी सुबह सुबह फोन कर रहा हूं, पहले भी मैंने आधी रात को फोन कर दिया था, अभिनव ने कहा। उसकी बात सुनकर गिरिराज थोड़ा सा हंसा और बोला, तुम टाइगर हो, कभी भी फोन कर सकते हो। वैसे तुमने कहा था कि अर्जुन को आज रात ही उठाना था, लेकिन अब तो सुबह होने को आई है, तुमने लोकेशन का मैसेज भी नहीं भेजा। गिरिराज की इस बात पर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं जोश जोश में कल को आज भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो अब बात कर रहा हूं प्लीज उसे ध्यान से सुनो। हमारे प्लान में एक छोटा सा चेंज है। यह सुनकर गिरिराज अपने बेड पर सीधा बैठ गया और बोला, कैसा चेंज टाइगर? कहीं तुम केस वापस पुलिस को देने का तो नहीं सोच रहे हो? क्या? अभिनव कंफ्यूज होते हुए आगे बोला, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा भला? नहीं, वो मुझे लगा कि तुम पर भी दिग्पाल या पुलिस कमिश्नर ने दबाव बनाया होगा, इसलिए। मैं कल रात जब कमिश्नर से मिला तो वो मुझे मनाने की पूरी तैयारी कर बैठा था, पर मैं उसे उसके मुंह पर मना करके आया। ये सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया गिरिराज, और चिंता मत करो, मैं अपने प्लान से नहीं मुकर रहा हूं। इस बार चेंज सिर्फ इतना है कि अर्जुन को उठाने की लोकेशन बदलने वाली है। वैसे तो मैंने तुम्हें अब तक पहले वाली लोकेशन भी नहीं बताई थी, मगर फिर भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं। मैं जल्द ही नई लोकेशन डिसाइड करके तुम्हें वहां का एड्रेस भेज दूंगा और फिर तुम प्लान के हिसाब से अर्जुन को उठाने वहां पहुंच जाना। अभिनव की बात सुनकर गिरिराज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है टाइगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे कम से कम 1 घंटे पहले तो लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे ही देना ताकि मैं टाइम से निकल सकूं। ठीक है, हो जाएगा, अभिनव ने कहा और गिरिराज का फोन रख दिया। एक गहरी सांस लेकर उसे महसूस हुआ कि उसका प्लान अभी भी ट्रैक पर था। ऐसे में अभिनव ने अगला नंबर अकरम का डायल कर दिया। हेलो टाइगर, सब ठीक? अकरम ने फोन उठाते ही पूछा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऑक्शन 4 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। उन आदमियों का क्या हुआ जिन्हें तुम मेरे साथ भेजने वाले थे? जहां तक मुझे लग रहा है कि दिग्पाल कुछ तो खेल खेलने वाला है। अकरम, हमें बहुत सावधान रहना होगा, अपने अच्छे से अच्छे आदमियों को भेजना तुम। अकरम ने अभिनव की बात पर सिर हिलाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो टाइगर, सभी आदमी पूरी तरह से ट्रेंड है और भरोसेमंद भी है। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करके इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है अकरम, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। उसने फिर एक और बार गहरी सांस ली और एक पल के लिए सोचा कि उसकी लिस्ट में और क्या काम बाकी रह गया था। अलाना ठीक हो गई, अनन्या भी ऑलमोस्ट ठीक है, अर्जुन के लिए मैंने मोंटी और डॉन को भेज दिया है और ऑक्शन के लिए अकरम अपने लोगों को अरेंज कर ही देगा, तो अब बचा क्या है? यह कहकर अभिनव ने एक पल के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया और तभी अचानक उसे कुछ याद आया। ऐसे में वो फिर से बोला, रघुवीर, हाँ, दिग्पाल और वो मिलकर क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले थे ये तो मैंने अभी तक पता लगाया नहीं। अभिनव को जल्द से जल्द अब ये जानना था कि इतने सारे लोगों को किडनैप करके रघुवीर उन पर क्या एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। साथ ही उसे इमेजिंग सिक्योरिटीज को भी धीरे धीरे ही सही लेकिन फिर से खड़ा करना था।
अभिनव जानता था कि जब तक इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑपरेशन फिर से शुरू नहीं हो जाते तब तक अभिनव को उसके बारे में सोचकर तकलीफ होती रहेगी। इस बारे में मायरा से बात करनी होगी, लेकिन अभी नहीं, पहले अर्जुन और दिक्पाल की फाइल बंद करनी होगी, अभिनव ने अपने आप से कहा और वो लिविंग रूम से उठकर किचन में चला गया। उसने किचन में पड़ा हुआ थोड़ा बहुत खाना खाया, जिसके बाद एक उबासी लेकर वो अपने रूम में सोने चला गया। सुबह जल्दी उठने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अभिनव कुछ देर और सोना चाहता था। शाम के 6 बजने से पहले ही अभिनव की नींद खुल गई। उसने अपने फोन में ऑक्शन का रिमाइंडर लगाया था, जो कि ठीक 1 घंटे बाद 7 बजे बजने वाला था। वो रिमाइंडर बजने ही वाला था कि अभिनव ने उसे बंद कर दिया और देखा कि उसके फोन में गिरिराज की मिस्ड कॉल पड़ी थी। अभिनव ने सोने से पहले ही गिरिराज और डॉन दोनों को वो नई लोकेशन भेज दी थी जहां से अर्जुन गिरफ्तार होने वाला था। अपने बेड से उठते ही उसने गिरिराज को फोन मिला दिया। गिरिराज ने कुछ ही सेकंड्स में उसका फोन उठा लिया और कहा, हेलो टाइगर, लोकेशन पर पहुंचने का वक्त शाम 7 बजे है ना? अभिनव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे कुछ आदमी अर्जुन के साथ होंगे, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस टाइम पर पहुंच जाना है, बाकी सब कुछ प्लान के हिसाब से स्मूथली हो जाएगा। ठीक है टाइगर, गिरिराज ने कहा और फोन काट दिया। अभिनव ने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और फिर वो बाथरूम में शॉवर लेने चला गया। कुछ ही देर में वो एक नीले रंग का इटालियन सूट पहनकर तैयार हो चुका था। ये वही सूट था जो अभिनव ने इटली में रहते हुए खरीदा था। जब वो बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि अकरम वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। टाइगर, आदमी तैयार है, अकरम ने अभिनव को देखकर कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, थैंक यू अकरम। अकरम ने भी अपना सिर हिलाया और फिर एक पल के लिए अभिनव को देखकर पूछा, वैसे एक बात बताओ, तुम ऑक्शन में अभिनव बनकर जा रहे हो या टाइगर बनकर? मैं अभिनव बनकर ही जा रहा हूं। पिछले भी सभी ऑक्शंस में मैंने अभिनव के नाम पर ही हिस्सा लिया था। अगर इस बार मैं टाइगर बनकर गया तो लोगों को थोड़ा शक हो सकता है, इसलिए फिलहाल तुम्हारा मेरे साथ चलना भी जरूरी नहीं है। अभिनव ने अपनी बात सहजता से कही ताकि अकरम को बुरा ना लगे। अकरम ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आओ गैरेज तक तो साथ में चलते हैं। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो अकरम के साथ घर से निकलकर अपने गैरेज में जाने लगा। गैरेज में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वहां 4 गाड़ियां उसके लिए तैयार खड़ी थी और हर एक गाड़ी में लगभग 6 आदमी थे। अकरम अभिनव को उस गाड़ी के करीब ले गया जिसमें वो बैठने वाला था और फिर बोला, मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी है। इतने सारे आदमियों को देखकर दिक्पाल कुछ उल्टा सीधा करने का सोचेगा भी नहीं। यह सुनकर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं चाहता था। फिर से सबके लिए थैंक यू अकरम। अकरम भी मुस्कुराने लगा और अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे पिता ने मेरे ऊपर जितने एहसान किए हैं ना टाइगर, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में उनके एहसानों को चुका पाऊंगा। अभिनव ने इस बात पर ना में अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें चुकाने की जरूरत भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे सिर पर इसका बोझ हो। टाइगर ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। इससे ज्यादा मुझे ना कुछ चाहिए और ना ही कभी चाहिए होगा। अभिनव की बात सुनकर अकरम की भी मुस्कान बड़ी हो गई। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि टाइगर में अपने पिता के गुण तो थे ही, मगर वो कई मामलों में उनसे भी एक कदम आगे था। ठीक है, अब मैं निकलता हूं, अभिनव ने कहा और वो गाड़ी में बैठने लगा। हालांकि इतने में अचानक उसका फोन भी बजने लगा। अभिनव ने अपना फोन निकालकर जब स्क्रीन पर नाम देखा तो वो एक पल के लिए हिचक गया। उसे एक अनजान नंबर से फोन आ रहा था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और तुरंत उस फोन को उठाकर कहा, हेलो। हेलो टाइगर सर, मैं गिरिराज जी का आदमी टीटू बोल रहा हूँ। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उधर से एक आदमी ने घबराते हुए कहा। ऐसे में अभिनव के माथे पर सल आने लगे और उसने पूछा, कैसी प्रॉब्लम आ गई, क्या हुआ? सर, गिरिराज जी मिसिंग है। उधर से टीटू ने कहा। अभिनव ये सुनकर एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और बोला, गिरिराज जी मिसिंग है मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो टीटू? उधर से टीटू ने एक गहरी सांस ली और पूरी बात समझाते हुए कहा, सर, गिरिराज जी को कुछ देर पहले एक अनजान नंबर से फोन आया था। वो उस फोन को अटेंड करके अपनी गाड़ी लेकर कहीं चले गए।
हम बहुत देर से उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। हम उनका नंबर भी लगातार ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार हमारा फोन नहीं उठाया। उल्टा अब तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। सर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करना ठीक समझा। टीटू की बात सुनकर अभिनव के हाव भाव बिगड़ने लगे थे। उसके प्लान में अचानक एक अड़चन आ चुकी थी। अब आगे क्या होगा? आखिर कहाँ गायब हुआ होगा गिरिराज? क्या अभिनव उसे बचाकर अपने प्लान को अब भी अंजाम दे पाएगा, या फिर उसके पास कोई दूसरा तरीका होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। टीटू के मुंह से गिरिराज के बारे में ये बात सुनकर अभिनव हैरान हो गया था। उसने टीटू से पूछा, इस बात को हुए कितनी देर हो गई? अभिनव का सवाल सुन टीटू हिचकिचाया और बोला, अभी 10 मिनट ही हुए सर। टीटू का जवाब सुन अभिनव ने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और टीटू से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुम अभी के अभी वहां जाओ और अर्जुन को वहां से उठा लो। इतना कहते ही अभिनव ने फोन काटा और फिर टीटू को लोकेशन भेज दी। उधर अभिनव को परेशान देख अकरम ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? अभिनव ने अकरम की तरफ देखा और बोला, गिरिराज गायब हो गया है और उसका अर्जुन को उठाकर लाने का टाइम भी हो गया है। ये दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। जैसे अकरम ने अभिनव के मुंह से ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने अभिनव से कहा, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे अभी टीटू का फोन आया था। उसने बताया कि गिरिराज को एक फोन आया था और उसके बाद वो गायब हो गया। अभिनव ने जवाब में कहा। उसकी बात सुन अकरम बोला, हो ना हो ये दिक्पाल का ही काम है, उसी ने गिरिराज को किडनैप करवाया होगा। हाँ, मुझे भी लग तो यही रहा है अकरम, लेकिन अभी दिक्पाल से ज्यादा हमारा अपना प्लान जरूरी है। अगर हमने जरा भी देर की तो अर्जुन हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभिनव की बात सुनकर अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, चिंता मत करो, मैं गिरिराज की तलाश में लोगों को लगाता हूँ। तुम इस बात का ध्यान रखो कि टीटू अर्जुन को उठा लाए। अभिनव ने अकरम की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम गिरिराज को संभालो, मैं डॉन को फोन करता हूँ। चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। लेकिन अगर गिरिराज दिक्पाल के पास होगा तो फिर हमें दिक्पाल से सीधे लड़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अर्जुन पर लगे सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। अभिनव का कयास सही था। ऐसे में अकरम ने उसकी बात के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और बोला, तुम चिंता मत करो टाइगर, हम सब मिलकर अपनी जी जान लगा देंगे। लेकिन हाँ, तुम बस एक चीज का ध्यान रखना, इन सब चीजों के चक्कर में ऑक्शन मत छोड़ देना। याद है ना तुम्हारा वहां जाना कितना जरूरी है? अभिनव भी अकरम की इस चिंता को बखूबी समझता था। ऐसे में उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं ऑक्शन में जाऊंगा और वो घड़ी हर हाल में लेकर ही आऊंगा। बाहर जो भी हो रहा हो उसके बारे में तुम मुझे खबर देते रहना। अकरम ने अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने 2 आदमियों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अकरम की गाड़ी के निकल जाने के बाद अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी आगे बढ़ाने के साथ साथ उसने डॉन को भी फोन मिला दिया था। 2 रिंग्स के बाद ही डॉन ने अभिनव का फोन उठा लिया और बोला, हेलो बॉस, कैसे आप? डॉन, तुम इस वक्त कहाँ हो? अभिनव ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। बॉस, मैं और मेरे सारे आदमी लोकेशन पर ही खड़े हैं। हम लोग बस गिरिराज सर के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। डॉन ने अभिनव की बात के जवाब में कहा। अभिनव ने कहा, गुड, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हो सकता है कि तुम्हें गिरिराज बाहर आता हुआ नजर ना आए, लेकिन उसकी टीम जरूर बाहर आएगी। तुम और तुम्हारे आदमी इस बात का खास ख्याल रखना कि वो लोग सही सलामत अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएं। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा, डॉन ने कहा। उसकी बात सुनते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। उसने डॉन का फोन काटा और सड़क पर ध्यान देने लगा। तभी अभिनव का फोन बज उठा। मोंटी का फोन था। अभिनव ने तुरंत फोन उठाया और बोला, हाँ मोंटी। टाइगर, मुझे अभी अभी पुणे से फोन आया था। हमारा एक आदमी कह रहा था कि पुणे में दिक्पाल ने हमारे ठिकाने पर हमला बोल दिया था। ये खबर सुनते ही अभिनव को झटका तो लगा, लेकिन यह झटका इतना बड़ा नहीं था कि अभिनव इससे उभर ना पाए। उससे पता था कि दिक्पाल कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत पर उतारू हो सकता था। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, किसी को चोट लगी? किसी को कोई नुकसान हुआ? अभिनव के इस सवाल के जवाब में मोंटी ने कहा, नहीं टाइगर, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब ठीक है।
ये खबर सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। उसे अपने इस फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी कि जब दिक्पाल के आदमियों ने उसके ठिकाने पर हमला किया तो जिमी और उसका दोस्त वहां नहीं थे। अगर वो लोग वहां होते तो या तो दिक्पाल उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता या फिर उन्हें जान से मार देता। अभिनव जानता था कि दिक्पाल अभी भी उन लोगों से बहुत गुस्सा था। ऐसे में अभिनव ने मोंटी से कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं ऑक्शन वाली जगह पर पहुंचने वाला हूं। जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक बी अलर्ट। ठीक है टाइगर, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं भी ऑक्शन में आ सकता हूँ, आओ क्या? मोंटी ने पूछा। जवाब में अभिनव ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है। मेरे पास यहाँ पहले ही काफी सारे आदमी हैं, इसलिए सेफ्टी का कोई इशू नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि दिक्पाल मेरे ऊपर सीधा हमला करने की बेवकूफी करेगा। अभिनव की बात सुन मोंटी ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो जानता था कि अभिनव सही कह रहा था। ऐसे में उसने कहा, ठीक है टाइगर, अपना ध्यान रखना। तुम भी, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। मोंटी से बात करते करते अभिनव कब ऑक्शन वाली जगह पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। उसने वहां पहुंचते ही गाड़ी पार्किंग स्पेस में लगा दी थी। पार्किंग में जैसे ही अभिनव की गाड़ी आकर खड़ी हुई तो उसका एक आदमी बाहर आया और उसने अभिनव के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। अभिनव गाड़ी से नीचे उतर गया। वो आगे आगे चल रहा था और उसके सारे आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभिनव को अगर कोई भी चलते हुए देखता तो उसे सच में यही लगता जैसे कोई टाइगर जंगल में शिकार के लिए जा रहा हो। टाइगर अपने आदमियों के साथ हॉल में दाखिल हो गया था। जैसे ही वो अंदर आया तो सारे लोगों की नजर उसे देखने के लिए घूम गई थी। अभिनव और उसके आदमियों ने खाली चेयर्स देखी और सब लोग उस पर जाकर बैठ गए। ऑक्शन पहले ही शुरू हो चुका था। ऐसे में टाइगर को देखते ही एक आदमी उसके पास आया और उसने अभिनव से धीरे से कहा, ऑक्शन अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। यह आइटम जो दिखाया जा रहा है यह ऑक्शन का पहला आइटम है। उस आदमी की बात के जवाब में अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसका दिल गदगद हो गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभिनव ऑक्शन के लिए लेट नहीं हुआ था और उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। उसने उस आदमी से पूछा, दिक्पाल भी यहाँ आया है क्या? नहीं बॉस, अभी तक तो नहीं आया। मैंने चारों तरफ चेक किया था लेकिन वो हॉल में कहीं नहीं है। जैसे उस आदमी ने ये कहा तो इतने में अभिनव को स्टेज की तरफ से आवाज आई, और ये चाइनीज स्नोफ्लेक बॉस जाता है हमारे अपने दिलराज जी को। बहुत बहुत बधाई हो दिलराज जी। ये बॉस आपके घर की शान में 4 चांद लगा देगा, मेरी गारंटी है। यह आवाज ऑक्शनियर की थी। उसके इतना कहने के बाद हॉल में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया था। सब लोग अगले आइटम के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस इंतजार में सब लोग उस आदमी की तरफ देख रहे थे जो ऑक्शन को कंडक्ट कर रहा था। उस आदमी ने सब लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और फिर चमकती आंखों के साथ बोला, अब जो अगला आइटम हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लिट आर्काइस्टिक वास और उसके साथ है चाइनीज रॉबिन एग। इस वास की सबसे खास बात यह है कि इसका जो बेस है वो नीले रंग के सुंदर सुंदर अंडे जैसे दिखने वाले डायमंड्स पर टिका हुआ है। साथ ही इस वास के ऊपर सोने की पॉलिश की गई है और इस पॉलिश पर जड़े गए हैं सुंदर सुंदर हीरे। इस वास की कीमत है 2 करोड़ रुपए। तो बताइए आप में से सबसे पहले कौन इसके लिए बोली लगाना चाहेगा? ऑक्शनियर की बात खत्म होते ही एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इसे मैं लेना चाहूंगा। जैसे उस आदमी की बात पूरी हुई तो इतने में अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा, 2 करोड़ 20 लाख। असल में अभिनव को वो वास लेने का कोई शौक नहीं था, ना ही उसकी अपना घर सजाने में कोई दिलचस्पी थी। वो बस हर उस चीज को लेकर उत्सुक था जो ऑक्शन में आ रही थी। वो जल्द से जल्द हर चीज खरीद लेना चाहता था ताकि ऑक्शनियर जल्द से जल्द उस घड़ी को अभिनव के सामने ला सके। अभिनव दूसरों को मौका देकर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो घड़ी उसके हाथ लगे और वो जल्द से जल्द दिक्पाल का खेल खत्म कर सके। अभिनव ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता की मौत के जुर्म में और साथ ही कुछ जिंदा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के जुर्म में दिक्पाल जेल जाने वाला था। एक बार वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता, उसके बाद अभिनव को उसके साथ क्या करना था ये वो अच्छी तरह से जानता था।
अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से अपने एक आदमी की आवाज आई। बॉस, दिक्पाल आ गया। अभिनव अपने आदमी के मुंह से ये बात सुनते ही तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने पलटकर देखा तो पाया कि दिक्पाल अपने आदमियों के साथ ऑक्शन हॉल के अंदर दाखिल हो रहा था। जैसे ही अभिनव की नजर दिक्पाल पर पड़ी तो उसके मन में एक ख्याल कौंधा। उसने अपने आप से कहा, हो सकता है कि ऑक्शन में जो घड़ी आ रही है वो असली हो। अभिनव जानता था कि अगर घड़ी नकली होती तो दिक्पाल वहां कभी नहीं आता। ऐसे में उसने तुरंत अपना फोन निकाला और सबसे पहले टीटू को फोन मिला दिया। काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन टीटू ने अभिनव का फोन नहीं उठाया। ऐसा क्या हो गया जो टीटू मेरा फोन नहीं उठा रहा? अभिनव ने अपने आप से पूछा। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसका प्लान फेल हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभिनव ने दोबारा अपने आप से कहा और उसके बाद उसने सीधा अकरम को फोन मिला दिया। जब काफी देर तक घंटी बजती रही तो अभिनव को लगा कि शायद अकरम भी उसका फोन नहीं उठाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव फोन काटता, अकरम ने उसका फोन उठा लिया और बोला, हेलो टाइगर। अकरम, उधर सब ठीक है? अभिनव ने तुरंत पूछा। तभी पीछे से ऑक्शन हॉल में आवाज आई, 2,50,00,000। एक वास की इतनी कीमत सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। वो सब आपस में बातें करने लगे। उधर से अकरम ने अभिनव के सवाल के जवाब में कहा, नहीं टाइगर, लगता है सीबीआई ने आखिर वक्त पर अपने इरादे बदल दिए। क्या? अकरम की मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव ने हैरान होते हुए कहा। उससे अकरम की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आगे कहा, लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये तो मुझे भी नहीं पता टाइगर, लेकिन मैंने भी अपना प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं अपने आदमियों को वहां भेज रहा हूँ जहाँ अर्जुन है। मैं फिलहाल गिरिराज के घर के पास हूँ और अभी कुछ पुलिस वाले जो गिरिराज के लिए काम किया करते थे वो गिरिराज के घर से बाहर आए हैं। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। अकरम की बात सुन अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग गिरिराज को धमका रहे हैं? हाँ, हो सकता है, और अगर मामला यही है तो इसका भी हमें जल्द ही पता चल जाएगा। हो सकता है कि वो गिरिराज से केस वापस पुलिस को देने की जिद कर रहे हो ताकि हम दोबारा अर्जुन या दिक्पाल पर हाथ न डाल सके। अकरम का ये जवाब सुनते ही अभिनव गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, अकरम, तुम्हें चाहे जो करना पड़े करो, लेकिन अर्जुन की गिरफ्तारी सीबीआई के हाथों ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और हम इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है टाइगर, मैं तुम्हें जल्दी अपडेट देता हूँ, अकरम ने कहा और फोन काट दिया। उधर अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में दिक्पाल था। दिक्पाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान यही दिखा रही थी कि वो अभिनव पर नजर रखकर बैठा था। अगर अभिनव प्लान बना रहा था तो दिक्पाल भी पीछे नहीं था। और हमारा अगला आइटम है पीटर फिल शाइन मास्टर। ये एक अद्भुत घड़ी है, दुनिया में इसके जैसी कोई दूसरी घड़ी नहीं है। इसकी कीमत शुरू होती है 21 करोड़ रुपए से। अचानक से ऑक्शनियर की आवाज आई और अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आ गया। ये वही घड़ी थी जिसका अभिनव कब से इंतजार कर रहा था। ये उसके पापा की घड़ी थी। 22 करोड़। इससे पहले कि अभिनव बोली लगा पाता, दिक्पाल ने बोली लगाते हुए कहा। अभिनव समझ गया था कि दिक्पाल उस घड़ी का राज जानता था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अभिनव अपने पिता की घड़ी ले पाएगा? क्या वो अर्जुन को सीबीआई के हाथों गिरफ्तार करवा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अभिनव को एहसास हो गया कि दिक्पाल को भी वो घड़ी चाहिए थी। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, 22 करोड़ 50 लाख रुपए। अभिनव के बोली लगाते ही दिक्पाल एक फीकी सी मुस्कान के साथ उसे एक पल के लिए देखने लगा। अभिनव ने भी जब उससे नजरें मिलाई तो उसका खून गर्म हो गया। दिक्पाल की मुस्कान देखकर उसका गुस्सा किस हद तक जा सकता था, यह अभिनव खुद भी नहीं जानता था। मन तो कर रहा है कि हरामखोर का जबड़ा तोड़कर अलग कर दूं। अभिनव ने अपने आप से कहा। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो रही थी। वो जल्द से जल्द दिक्पाल को ठिकाने लगाना चाहता था और उन सभी का बदला लेना चाहता था
जिन्हें दिक्पाल ने कभी तकलीफ दी थी। हालांकि फिलहाल दिक्पाल को वैसे ही एक सदमा लगने वाला था जब वो देखता कि उसके बेटे अर्जुन का क्या हाल हो चुका था, तो दिक्पाल की सांसें अटक जाती। जो सजा अभिनव ने अर्जुन को दी थी वो मौत से भी बदतर थी। दिक्पाल अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके बेटे की आंख इस कदर बर्बाद हो सकती है। और चूंकि अर्जुन कस्टडी से बाहर नहीं निकलने वाला था, इसलिए दिक्पाल के लिए उसका ट्रीटमेंट करवाना भी नामुमकिन था। ऐसे में अर्जुन अपनी जिंदगी अब सिर्फ एक आग के दम पर गुजारने वाला था। अच्छा हुआ जो अनन्या ठीक हो गई, नहीं तो साले की दूसरी आग भी खत्म कर देता, अभिनव ने अपने आप से कहा। उसने अर्जुन के साथ जो कुछ भी किया था उसे उसका रत्ती भर भी मलाल नहीं था। वो जानता था कि अर्जुन जैसे आदमी के लिए इस तरह की सजा भी अपने आप में कम थी। ऐसे में वो उसे जितना नुकसान पहुंचाता, अभिनव को उतनी ही संतुष्टि मिलती। इतने में दिक्पाल ने वापस ऑक्शनियर की ओर देखा और अपनी बोली लगाने के लिए कार्ड निकालने लगा। हालांकि इससे पहले कि वो अपना मुंह खोल भी पाता, अभिनव तुरंत बीच में बोल पड़ा, 23 करोड़। यह हुई ना बात, 23 करोड़ रुपए मिस्टर अभिनव की तरफ से। क्या यहाँ कोई और है जो इससे ऊपर जाना चाहेगा? इतना कहकर ऑक्शनियर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने टेबल पर हथौड़ा बजाते हुए कहा, शायद कोई नहीं है, तो इसी के चलते पीट फिल की शाइड मास्टर अब होती है मिस्टर अभिनव की, पूरे 23 करोड़ रुपए में। यह सुनते ही अभिनव ने एक राहत भरी गहरी सांस ली और एक पल के लिए दिक्पाल की तरफ देखा। असल में उसे लगा नहीं था कि दिक्पाल इतनी आसानी से उस घड़ी को जाने देने वाला था। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभिनव ने अपने आप से कहा। दिक्पाल के चेहरे पर उससे एक हल्की सी शैतानी मुस्कान महसूस हो रही थी। फिर अचानक वो अपने आदमियों के साथ खड़ा हो गया और ऑक्शन हॉल के बाहर निकलने लगा। उसे जाते देख अभिनव ने एक नजर अपने फोन की स्क्रीन पर डाली। उसे लगा कि अकरम का अभी तक वापस फोन नहीं आया था और ऐसे में अभिनव को चिंता होने लगी थी। ऑक्शन में आगे बाकी चीजों की नीलामी चलती रही, लेकिन अभिनव को अब उसमें दिलचस्पी नहीं रही थी। उसे जो चीज चाहिए थी वो उसे ले चुका था और अब उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। उसे एक पल के लिए लगा कि अगर अकरम का फोन नहीं आया था तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ थी। वो फिर भी अपनी जगह से उठा और अपने आदमियों के साथ बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। इतने में ऑक्शन का मैनेजमेंट भी उसे वो घड़ी देने के लिए बाहर आ चुका था। अभिनव उस घड़ी को लेकर गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि आखिरकार उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अकरम का ही था। अभिनव ने एक राहत भरी गहरी सांस ली और उस फोन को तुरंत उठा लिया। हेलो टाइगर, उधर से अकरम ने कहा। इधर से अभिनव भी तुरंत बोला, अकरम अभी क्या सिचुएशन है, हमारा प्लान काम कर रहा है नहीं? इस पल अभिनव अकरम से नेगेटिव जवाब की ही उम्मीद कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो नाकाम हो चुके हैं। हालांकि फिर अकरम बोला, हमारा प्लान कैसे फेल होगा टाइगर, हम टाइम पर पहुंच चुके थे, प्लान सफल रहा। अकरम के मुंह से ये खबर सुनते ही अभिनव के मन में तुरंत खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। उसने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर पूछा, सच में हम कामयाब हो गए हैं? उधर से अकरम ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल टाइगर, हमने जिस फुर्ती से काम लिया उसकी वजह से आज बच गए। असल में वो डायरेक्टर पीछे हट चुका था, अर्जुन की फाइल पुलिस के पास वापस जाने वाली थी। इतने में अभिनव के लिए एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अभिनव अंदर बैठने लगा। उसके बाकी आदमी भी गाड़ी में बैठते गए और फिर कुछ ही सेकंड्स में वहां से निकल गए। जब अकरम को अभिनव की तरफ से कुछ सुना ही नहीं दिया तो वो आगे बोला, हेलो अभिनव, तुम अब भी लाइन पर हो? अभिनव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो जरा गाड़ी में बैठ रहा था। पर ऐसा हुआ कैसे अकरम? मेरा मतलब गिरिराज पीछे क्यों हट गया? कहीं वो भी दिक्पाल के साथ तो नहीं मिला हुआ है? मुझे तो लगा किंग ऑफ द वर्ल्ड होने से वो अब सिर्फ मेरा ही कहना मानने वाला था। शायद मैं उस पर इतनी जल्दी भरोसा करके गलती कर बैठा हूँ। इससे पहले कि अभिनव गिरिराज के बारे में और कुछ गलत सोच पाता, उधर से अकरम ने तुरंत कहा, नहीं अभिनव, ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो सीबीआई के डायरेक्टर पहले भी तुम्हारे लिए काफी वफादार था और अब भी है, लेकिन वो भी एक बुरी सिचुएशन में फंस गया था। उस बेचारे की बेटी को किडनैप कर लिया गया था। अगर हम जरा सी भी देर करते तो आज उन्हें खो देते हैं। खैर, मैंने गिरिराज से बात कर ली है,
अब जब तक ये केस नहीं बंद हो जाता तब तक वो अपने परिवार को किसी दूसरे शहर भेज देगा जहां वो सुरक्षित रहेंगे। मैंने ये भी कह दिया है कि अगर उसे सेफ्टी के मामले में कोई मदद चाहिए तो वो तुमसे या मुझसे कभी भी बात कर सकता है। अकरम की पूरी बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और हाँ में अपना सिर हिलाकर कहा, ये तुमने ठीक किया, मौका मिलते ही मैं गिरिराज से बात कर लूंगा। अकरम ने भी उसकी बात पर अपना सिर हिलाया और फिर अचानक पूछा, वैसे उस घड़ी का क्या हुआ अभिनव? खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये सुनकर अभिनव एक पल के लिए मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी उस घड़ी को देखकर बोला, घड़ी अब मेरे हाथ में अकरम, अब बस ये हमारा समय भी पलट दे तो अच्छा है। तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन ज्यादा बोली लगाए बिना ही ये घड़ी मुझे मिल गई। अभिनव की बात सुनकर अकरम एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, कम बोली में तुम्हें घड़ी कैसे मिल सकती है? कुछ तो गड़बड़ है अभिनव, मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है और उस घड़ी को देखना है। बताओ मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे घर पर या फिर सीधा पैलेस? अकरम के सवाल पर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अभी पैलेस पहुंचने में 2-3 घंटे का वक्त लग जाएगा, इससे अच्छा मेरे घर पर ही आ जाओ, मैं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है टाइगर, मैं निकलता हूं। अकरम ने कहा और फोन काट दिया। अभिनव अपना फोन नीचे रखते हुए फिर से मुस्कुराने लगा। उसने गिरिराज को भी फिसलने से बचा लिया था और वो घड़ी भी अब उसके हाथ लग चुकी थी। इतने में उसे अचानक कुछ सूझा और उसने तुरंत मायरा का नंबर डायल कर दिया। तीसरी रिंग पर ही मायरा ने उसका फोन उठा लिया और कहा, हेलो सर। मायरा, माफ करना तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अभिनव ने उत्साह भरे सुर में अपनी बात कही। दूसरी तरफ मायरा ने जैसे तैसे अपनी उभरती हुई उबासी को दबाया और हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी सर बताइए, मुझे अभी क्या करना है? मैं तुम्हें अभी एक मैसेज भेज रहा हूँ, वो मैसेज कल की न्यूज के अंदर हेडलाइन में छपना चाहिए। अभिनव ने ऑर्डर देते हुए कहा। मायरा ने दोबारा उसकी बात पर सिर हिलाया और बोली, ठीक है सर, मैं मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। इसके अलावा और कुछ? नहीं, अभी इतना ही, गुड नाइट। इतना कहकर अभिनव ने फोन काट दिया। उसने अगले कुछ मिनटों में मायरा को हेडलाइन का मैसेज भी भेज दिया और उसके बाद ही एक लंबी राहत भरी सांस ली। उस हेडलाइन के जरिए अभिनव कल दिक्पाल पर ऐसा हमला करने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी गाड़ी घर के गैरेज में घुसी ही थी। इतने में अचानक अभिनव के फोन पर एक और कॉल आने लगा। इस बार स्क्रीन पर नाम मोंटी का था। अभिनव की फोन उठाते ही उधर से मोंटी ने कहा, हेलो अभिनव। हाँ मोंटी, सब ठीक? अभिनव ने गाड़ी से उतरते हुए पूछा। उधर से मोंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक लड़की तुमसे कुछ बात करना चाहती है। यह सुनकर अभिनव ने अपनी भौं उठाई और पूछा, कौन लड़की? वो दोनों लड़कियां जिन्हें हमने रघुवीर के लैब से बचाया था, वहां जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा था और अमानत भी किडनैप हुई थी। मोंटी ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ अभिनव, उन्हीं में से एक लड़की तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन फोन पर नहीं। उससे तुमसे इन पर्सन अपनी बात कहनी है। अब या तो मैं इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से गुड़गांव भेज दूं, या फिर अगर तुम इधर पैलेस आना तब बात कर लेना। यह सुनकर अभिनव एक पल के लिए कुछ सोचने लगा। उसे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नई जानकारी जानने की तलब तो हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़की के पास और कौन सी बात कहने को रह गई थी। जहां तक अभिनव जानता था वो उन लड़कियों से पहले ही पूछताछ कर चुका था। एक और बार बात कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत होगी? अगर कुछ ढंग की इंफॉर्मेशन मिल गई तो हो सकता है दिक्पाल के खिलाफ कुछ काम आ जाएगी। अभिनव ने अपने आप से कहा, अगर उस एक्सपेरिमेंट के मुद्दे से भी अभिनव को दिक्पाल के खिलाफ कोई सुराग मिल जाता तो फिर वो दिक्पाल को दोनों तरफ से घेर सकता था। नहीं, उन्हें वही रहने दो, मैं ही जल्द से जल्द पैलेस पहुंचता हूँ। हो सकता है दिक्पाल हम पर जासूसी करवा रहा हो। ऐसे में अगर उसने उन दोनों लड़कियों को मुझसे यहाँ गुड़गांव में मिलते हुए देख लिया तो वो उन मासूमों की जान के पीछे पड़ जाएगा। अभिनव ने कहा, ठीक है टाइगर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। इतना कहकर मोंटी ने फोन काट दिया। अभिनव भी अपना फोन जेब में डालकर सीधा घर में घुसा और लिविंग रूम में रखे रिक्लाइनर पर बैठ गया। उसे फिलहाल काफी थकान महसूस हो रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने पास से वो घड़ी निकाली और उसे एक पल के लिए देखने लगा। अपने पिता की वो सिल्वर घड़ी अभिनव को काफी पुरानी तो लग रही थी। वह बस अकरम का इंतजार करके ये भी पता लगाना चाहता था कि उस घड़ी के अंदर क्या क्या राज छिपे हो सकते थे। दिक्पाल को खत्म करने के लिए अब अभिनव की बेताबी बढ़ती जा रही थी।
उसके लिए आने वाला एक एक सेकेंड भारी होता चला जा रहा था। यह क्रम कहाँ रह गया? अभिनव ने अपने आप से कहा। इतने में उसका फोन फिर से बजने लगा। उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली और पाया कि वो फोन गिरिराज गंगवार का था। अभिनव ने उसे तुरंत उठाया और कहा, हेलो गिरिराज। टाइगर, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उधर से गिरिराज ने कहा। अभिनव उसकी आवाज में कई तरह की भावना को महसूस कर पा रहा था। वो समझ पा रहा था कि फिलहाल गिरिराज पर क्या बीती थी और अब उसे कैसा महसूस हो रहा था। तुमको बचाना तो मेरा फर्ज था। तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो तो मुझे भी तो कभी मौका मिलना चाहिए ना। अभिनव ने एक मुस्कान के साथ अपनी बात कही। गिरिराज ने भी तुरंत उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर एक अफसोस भरे सुर में कहा, लेकिन मुझसे गलती होगी टाइगर। मैं तुम्हें धोखा देने वाला था। मेरी मजबूरी ही ऐसी थी, क्या करता। लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन मैं भी। इससे पहले कि गिरिराज आगे कुछ बोल पाता, अभिनव उसकी बात काटते हुए बोला, कोई बात नहीं गिरिराज, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपने परिवार का पहले सोचा। न जाने कितने लोग ऐसा कहते हैं कि काम और ड्यूटी से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। काम सभी को मिल सकता है, लेकिन परिवार नसीब वालों को ही मिलता है। तुमने भी अपने काम से पहले परिवार का सोचा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी अब तो सब ठीक हो ही चुका है, इसलिए टेंशन क्यों ही लेना। अभिनव की बात सुनकर गिरिराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ टाइगर, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब देखो, अर्जुन सिंगावत हमारी कस्टडी में है और फिलहाल उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। इस बार उसके केस को मैं और भी सख्ती से लूंगा। मैं दिक्पाल को बता दूंगा कि उसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। अब आगे क्या होगा? अर्जुन के हाथ से निकल जाने पर अब दिक्पाल क्या करेगा? आखिर एक्सपेरिमेंट से जुड़ी वो लड़की अभिनव को क्या बताना चाहती होगी और क्या छिपा होगा उस ऑक्शन में खरीदी घड़ी के अंदर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। गिरिराज की बात सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं गिरिराज, तुम अपने काम में माहिर हो। तुम्हारे रहते मुझे अर्जुन की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। और हाँ, चिंता से याद आया, मैंने अकरम से सुना कि तुम अपने परिवार को कल शहर से दूर भेजना चाहते हो। अभिनव की बात पर गिरिराज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ टाइगर, ये केस मुझे खतरे से खाली नहीं लग रहा। मैं अब अपनी फैमिली को लेकर और रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए जब तक कुछ सेटल नहीं हो जाता, मेरा परिवार दिक्पाल और उसके आदमियों से दूर रहे तो ही अच्छा है। गिरिराज की बात पर अभिनव ने भी सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी चिंता जायज है। अपने परिवार को लेकर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे कहने में हिचकिचाना मत गिरिराज। वो जहाँ चाहे मैं वहां उनके रहने खाने का इंतजाम करवा दूंगा। ठीक है टाइगर, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। उधर से गिरिराज ने कहा। अभिनव दोबारा मुस्कुराया और बोला, बढ़िया, चलो फिर बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। अभिनव ने अपना फोन काटा ही था, इतने में उसके घर का दरवाजा खुल गया और अकरम अंदर आने लगा। अकरम को आते देख अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अकरम, काफी देर लगी तुम्हें आने में। अकरम ने एक गहरी सांस ली और अभिनव के करीब आते हुए कहा, क्या बताओ टाइगर, मैं निकल तो तुरंत गया था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी के सामने एक एसयूवी चल रही थी और उसने आगे जाने के लिए रास्ता भी नहीं दिया। मुझे पहले शक हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा कि उस एसयूवी में कुछ गुंडे तेज गाने बजाकर शराब पी रहे थे। अभिनव ने यह सुनकर अपनी भौहें तानी और कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? अकरम हल्का सा हंसा और बोला, फिर क्या होना था टाइगर, मैंने पुलिस को फोन लगाया और अगले सिग्नल पर उन गुंडों की सवारी उनकी एसयूवी से बदलकर पुलिस की जीप हो गई। मुझे यहाँ आने की जल्दी थी, नहीं तो मैं खुद उन्हें थोड़ा तमीज में रहना सिखाना चाहता था। अभिनव भी ये सुनकर हंसने लगा और बोला, लगता है दिक्पाल से कुछ लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। हमें उसे जल्द से जल्द मुंह के बल गिराना होगा ताकि इन छोटे मोटे गुंडों की भी अकल ठिकाने आ जाए। अकरम ने तुरंत अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, इसके लिए पहले उस घड़ी में देखते हैं कि क्या है, मुझे जरा वो घड़ी दो। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पास से वो घड़ी निकालकर अकरम को थमा दी। अकरम उसे काफी बारीकी से देखने लगा था। वो घड़ी के एक एक हिस्से को छूकर ये भी महसूस करना चाहता था कि उसका मटेरियल ओरिजिनल था या नहीं।
उसने फिर उस घड़ी को थोड़ा मोड़ना और उसके डायल को घुमाना भी शुरू कर दिया। अपनी पूरी जांच खत्म करने के बाद ही अकरम ने एक गहरी सांस ली और अभिनव की तरफ देखकर आगे कहा, कुछ गड़बड़ है अभिनव। ये सुनकर अभिनव ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, कैसी गड़बड़? अकरम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो फिर से घड़ी के साइड में लगे एक स्विच को घुमाने लगा। अकरम फिर उस घड़ी को अपनी आंखों के करीब लेकर आया और उसे एक पल के लिए गौर से देखकर बोला, अभिनव, ये घड़ी नकली है। अकरम के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव हक्का बक्का रह गया था। उसने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाई और पूछा, घड़ी नकली मतलब? अकरम ने इस पर एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया है अभिनव। ये घड़ी वो घड़ी नहीं है जो तुम्हारे पिता पहना करते थे, ये उसकी एक नकल है। ये सुनकर अभिनव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर शक भरे सुर में कहा, लेकिन नकली आइटम्स ऑक्शन में कैसे बिक सकते अकरम? अकरम ने इस सवाल पर एक पल के लिए सोचा और फिर उस घड़ी को देखकर कहा, क्योंकि ये वैसी नकली नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। ये घड़ी असली है, लेकिन ये वो नहीं है जो संजय के पास थी। ये उसके जैसे ही दिखती है, इसलिए इसे एक इमिटेशन कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये उसी डिजाइन का कोई सेकंड एडिशन है। अकरम का जवाब सुनकर अभिनव असमंजस में पड़ चुका था। वो एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि उस घड़ी का क्या चक्कर था। वो नकली होते हुए भी असली थी, लेकिन असली होते हुए भी उतनी असली नहीं थी जितनी अभिनव चाहता था। ऐसे में उसे लग रहा था कि उसके साथ एक बहुत ही बड़ा खेल खेला गया था। क्या इसी वजह से दिक्पाल ने इस घड़ी को इतनी आसानी से जाने दिया? ऑक्शन से निकलते वक्त उसके चेहरे पर इस घड़ी को हारने की कोई फिक्र भी नजर नहीं आ रही थी। अभिनव ने एक पल के लिए अपने आप से कहा और वो फिर तुरंत अकरम को देखकर आगे बोला, अकरम, अगर ये घड़ी वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो कहीं असली घड़ी यानी मेरे पापा की घड़ी दिक्पाल के पास ही तो नहीं है? अभिनव की बात सुनकर अकरम ने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसा मुमकिन तो है अभिनव, लेकिन अगर घड़ी वाकई में उसी के पास है तो वो उसे अब तक तबाह भी कर चुका होगा। ऐसे में हम उस टूटी घड़ी से कोई रिकॉर्डिंग निकाल भी नहीं पाएंगे। अकरम का जवाब सुनकर अभिनव ने अपना सिर पकड़ लिया और वो वापस पीछे लगे सोफे पर बैठ गया। उसे अचानक बहुत थकान महसूस होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो दिक्पाल की चाल में फंसकर अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर चुका था। वही दिक्पाल ने ये चाल सिर्फ इसलिए चली थी ताकि वो अर्जुन को बाहर निकलवा पाए। अभिनव को एहसास हो गया कि इस ऑक्शन में उस घड़ी को बिकवाने के पीछे दिक्पाल का ही पूरा हाथ था। उसे एक पल के लिए ये भी लगा कि दिक्पाल ने अभिनव को वो नकली घड़ी बेचकर उल्टा उसके 23 करोड़ रुपए भी ऐंठ लिए थे। मुझे इस पर थोड़ी और रिसर्च करनी होगी टाइगर, क्या पता हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। वैसे भी अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अकरम ने अभिनव की तरफ देखकर कहा। हालांकि अभिनव ने एक गहरी सांस लेकर ना में अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं अकरम, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दिक्पाल पहले से जानता था। वो एक सपेरे की तरह अपने प्लान की धुन बजाता गया और हम सांप बनकर उस पर नाचते गए। इसमें गलती हमारी ही थी। हम ही सांप की तरह बेसब्री में पागल होकर अपने होश पूरी तरह से खो बैठे थे। ये सुनकर अकरम ने एक और हताशा भरी गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूं टाइगर, और मैं ये भी जानता हूं कि इसमें पूरी गलती मेरी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं इस मसले की जड़ तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि किसने हमारे साथ किस तरह का खेल खेला है। अकरम का दिलासा सुनकर अभिनव एक गुस्से भरी गहरी सांस लेने लगा। वो जानता था कि अब चाहे अकरम जो कुछ भी करता, लेकिन दिक्पाल अपना काम कर चुका था। दूसरी तरफ दिक्पाल भी अपनी फोन की स्क्रीन को घूरे जा रहा था। अभिनव ने जो घड़ी खरीदी थी उसके 23 करोड़ रुपए दिक्पाल के अकाउंट में आ चुके थे। भले ही ये रकम दोनों के लिए ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन तब भी अभिनव से पैसे लूटकर दिक्पाल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो आखिरकार अभिनव को झांसा दे पाया था। ऐसे में दिक्पाल को बस अपने बेटे अर्जुन के वापस आने का इंतजार था। उसने पहले से ही अपने कुछ आदमियों को अभिनव के पैलेस पर भेज दिया था ताकि वो वहां हमला करके अर्जुन को सुरक्षित बाहर निकाल पाए। पूरे एनसीआर को खंगालने के बाद दिक्पाल ये तो समझ चुका था कि अभिनव ने अर्जुन को अपने पैलेस में ही छिपाया हुआ था। इसलिए उसने न सिर्फ उसके पैलेस को अपना पहला टारगेट बनाया, बल्कि वहां पर हमला करने के लिए भी अपने सबसे बेहतरीन आदमियों को चुना। दिक्पाल को पूरा भरोसा था
कि उसकी इस रणनीति के बारे में अभिनव सोच भी नहीं सकता था। उसने पहले चालाकी से अकरम को उस घड़ी को लेकर बेसब्र किया और फिर अकरम से अभिनव भी अपनी सूझबूझ खोकर उतना ही उतावला हो गया। इस वजह से घड़ी के सामने उन दोनों को दिक्पाल की इस प्लान की भनक तक भी नहीं लगी थी। क्या बात है दिक्पाल, तूने आज टाइगर की होशियारी को मात दे ही दी। दिक्पाल ने अपने आप पर गर्व करते हुए कहा। इतने में अचानक उसका फोन भी बजने लगा था। उसने देखा कि स्क्रीन पर नाम कमिश्नर संतोष का था। दिक्पाल ने संतोष और उसके साथ कुछ आदमियों को जबरदस्ती गिरिराज के पास भेजा था ताकि अर्जुन का केस वो सीबीआई से वापस अपने हाथों में ले सके। क्योंकि गिरिराज पहली बार सीधे तरीके से नहीं माना था, इसलिए इस बार संतोष और उसके आदमी उसके ऊपर हावी होने वाले थे। ऐसे में उन्होंने गिरिराज की इकलौती बेटी को किडनैप करवा लिया था और उसे केस वापस करने को धमकाया था। दिक्पाल को अपने इस प्लान पर भी पूरा भरोसा था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और संतोष की तरफ से पॉजिटिव खबर सुनने की उम्मीद में उस फोन को उठा लिया। हेलो संतोष, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया यार। तुम वाकई बहुत ही शानदार पुलिस वाले हो। दिक्पाल ने मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। हालांकि फोन की दूसरी साइड से संतोष एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, दिक्पाल, प्लान फेल हो चुका है। वो केस अभी सीबीआई के पास ही है और गिरिराज के परिवार का अब कोई मेंबर भी नहीं मिल रहा जिससे हम उठा सके। यह सुनते दिक्पाल एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर मन ही मन घुर्राते हुए बोला, कोई बात नहीं कमिश्नर, हमें एक और बार कोशिश करनी पड़ेगी। तुम कुछ भी करो, गिरिराज के परिवार को ढूंढो और उसकी बेटी को किडनैप करवाओ। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अर्जुन को बचाने का, जल्दी करो। उधर से संतोष ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है दिक्पाल, मैं देखता हूँ और तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। इन्फॉर्म नहीं कमिश्नर, मुझे पॉजिटिव जवाब चाहिए तुमसे। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा भी इतिहास मेरे पास पड़ा हुआ है। दिक्पाल ने उसे धमकाकर फोन काट दिया। अर्जुन को छुड़ाने के लिए वो बेचैन हुआ जा रहा था। इतने में अचानक उसके रूम का दरवाजा खुला और उसका एक आदमी भागते हुए अंदर आ गया। बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है, उस आदमी ने तुरंत कहा। ऐसे में दिक्पाल ने एक पल के लिए अपना सिर पीटा और फिर झल्लाते हुए कहा, बोल क्या हुआ अब? दिक्पाल का गुस्सा देखकर उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन बाबा, उन्हें सीबीआई उठाकर ले गई है। ये खबर सुनते ही दिक्पाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एक पल के लिए लगा मानो किसी ने सीधा उसके दिल में चाकू घोंप दिया था। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझकर बोल पाता, उसके आदमी ने ही आगे कहा, और एक इससे भी बुरी खबर है बॉस। अर्जुन बॉस अब सिर्फ अपनी बाई आंख से देख रहे हैं। क्या? दिक्पाल कंफ्यूज होते हुए आगे बोला, क्या कहा तुमने अभी? अर्जुन क्या देख रहा है? यह सुनकर उस आदमी ने अपनी नजरें झुका ली और वो आगे बोलने से हिचकिचाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन का हाल बताने के लिए ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करे जिससे दिक्पाल को कम से कम गुस्सा आए। हालांकि उसे चुप देख दिक्पाल अचानक उस पर भड़कते हुए फिर से बोला, अबे बोल ना साले, ये 2 थप्पड़ खाकर मुंह खोलेगा अपना। ऐसे में उस आदमी ने तुरंत अपना थूक निकला और कहा, अर्जुन बाबा अपनी एक आंख खो चुके हैं। यह सुनकर दिक्पाल के हाव भाव फीके पड़ने लगे। एक पल के लिए मानो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन के साथ क्या हुआ था। फिर उसने अपनी भौं तानी और गहरी आवाज में कहा, क्या हुआ अर्जुन की आंखों को? वो कहा है अभी? मुझे उससे मिलना है इसी वक्त। दिक्पाल गुस्से से भभकने लगा था। उसके दिमाग ने अब तक ये पहेली जोड़ ली थी कि अभिनव ने ही अर्जुन की एक आंख बर्बाद कर डाली थी। हालांकि इस वक्त दिक्पाल अभिनव से ज्यादा खुद को दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो इतनी देरी नहीं करता तो आज अर्जुन अपनी दोनों आंखों के साथ उसके सामने बैठा होता। इतने में वो आदमी तुरंत अपनी जेब से फोन निकालते हुए बोला, बॉस मैं भी कमिश्नर से। नहीं। दिक्पाल ने चिल्लाते उसकी बात काटी और आगे कहा, कमिश्नर गया भाड़ में, तो अभी क्या भी उस सीबीआई वाले को फोन लगा। बाहर जा, कहीं से भी उसका फोन नंबर निकाल और आसपास जितने भी आदमी खड़े हो उन सभी से बोल कि वो उसे लगातार फोन करते रहे। दिक्पाल का ऑर्डर सुनते ही वो आदमी तुरंत रूम से बाहर निकल गया। उसे जाते देख दिक्पाल ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को काबू किया।
उसका पूरा बदन फिलहाल दर्द और गुस्से से जूझ रहा था। अभिनव गढ़वाल, मेरे बेटे की आंख पर हमला करके तूने ठीक नहीं किया। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा जिस हाल में दुनिया तेरी लाश को देख भी नहीं पाएगी। दिक्पाल ने मुट्ठी भींचते हुए अपने आप से कहा। उसके हिसाब से अभिनव अपनी सारी हदें पार कर चुका था। अब आगे क्या होगा? दिक्पाल गिरिराज से क्या बात करेगा? क्या गिरिराज दिक्पाल के सामने झुक जाएगा? और अब उस घड़ी को लेकर अभिनव का अगला कदम क्या होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।